जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू सेशन। एक हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी सेशन भी कह सकते हैं इसको, हालांकि लास्ट सेशन है। लेकिन ये कि इसमें ज़्यादातर जो फोकस है वो हमारा ये कि आप लोगों के एक्सपीरियंस अबाउट द कोर्स, कुछ चीज़ें जो आप लोगों को लगती हैं कि अभी मजीद होनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि हमारा जो कोर्स था, ओबियसली इसको तो काफ़ी टाइम हो चुका है कंप्लीट हुए को। जिसमें हम लोगों ने लिनक्स से स्टार्ट किया था, लिनक्स बैश कवर किया। एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग डॉकर पे मूव हुए थे, बल्कि आई थिंक गेट एंड गिटहब पहले किया था एंड देन डॉकर, जेंकिन्स, एंसिबल, क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी। जेंकिन्स का जो प्रोजेक्ट था वो मैंने कंप्लीट करके अपलोड कर दिया हुआ है, वो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। उसको ज़रूर कवर करें। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने उसको कोशिश किया था छोटा करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली उसमें अगर सब चीज़ें कवर करनी है, कंप्लीट सी आई सी डी पाइपलाइन, तो ऑब्वियसली उसके लिए हम लोगों को सब, यानी कि कंटेंट सारा जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इतनी वीडियोस में ही कवर होना था, जितनी मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 8 to 10 तो मैंने उसके पार्ट्स बन गए थे। तो वो आप लोग जरूर देखना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर वो वो चीज़ ना भी हो तो आप लोगों को कम से कम आइडिया होगा कि सी आई सी डी हम जब पूरी यानी कि हर स्टेज के लिए कम्प्लीटली बनाते हैं, अगर हम लोग उसको टॉप टू बॉटम अगर हम लोग कवर करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी इतनी जो है वो स्टेजेस क्रिएट होती हैं, इनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं आप इसमें। मैंने इसीलिए उस पार्ट के अंदर ये कोशिश की थी कि हम रिमोट मशीन को यूज़ करें जिसके ऊपर हम डिप्लॉयमेंट करें, बिकॉज जेंकिंस वाली मशीन के ऊपर हम आमतौर पर डिप्लॉयमेंट नहीं करते। तो ये ज़्यादा बेटर होता है कि हम उस अप्रोच को लेके जाएं कि हम अपनी डिप्लॉयमेंट्स जो हैं वो रिमोट मशीन के ऊपर करें। और ऑब्वियसली फिर वो हमारी जो है वो प्रॉपरली पाइपलाइन जो है वो वर्क कर रही थी। गिटहब मैंने उसमें वेब हुक्स भी लगा दिए थे एंड पे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर हम लोग डेवलपर जो है वो अपना कोड जो है वो गिटहब पे पुश करता है तो वो हमारा पूरी डिप्लॉयमेंट जो है वो कैसे होती है, वो हम लोगों ने कवर किया था। उसके अलावा जो एक प्रोजेक्ट अभी रहता है जो कि आई नो कि वो मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ। कुछ ज़्यादा बिजी रूटीन थी, कुछ ऑब्वियसली लंबी वेकेशंस थी मेरी इस दफ़ा, तो मैं इस वजह से भी टाइम नहीं दे सका। वो था क्यूबरनेटीज़ का। क्यूबरनेटीज़ के मैंने आपसे वादा किया था कि दो प्रोजेक्ट्स जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। एक हम मिनी क्यूब के ऊपर करेंगे कंप्लीट, और दो जो हैं, एक से दो हम लोग जो हैं वो या तो क्यूब एडीएम के ऊपर या क्या नाम है हमारा EKS क्लस्टर के ऊपर करेंगे, AWS की EKS क्लस्टर के ऊपर। EKS क्लस्टर की और क्यूब एडीएम की वीडियोस तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, मेरे ख्याल से यूट्यूब के ऊपर मेरी ओपन भी पड़ी हुई है कि क्लस्टर्स कैसे क्रिएट होते हैं। क्लस्टर्स क्रिएट करना यानी कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्लस्टर क्रिएट करने का प्रोसेस है वो ज़्यादा क्यूब एडीएम का है। EKS का इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि EKS में ज़्यादातर कंसोल बेस आपकी ज़्यादा कन्फिग्रेशन होती है, उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। तो लेकिन क्रिएट करने में टाइम लगता है, बट हमारी साइड से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और डिफिकल्ट किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। तो आप उसको ज़रूर देख के क्यूब एडीएम को भी और EKS को भी कवर कर सकते हैं। जो लास्ट चीज़ है जो कि मैं अभी तक नहीं भूला, और वो ओबियसली उसके लिए भी मैं टाइम निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो है प्रोमीथियस और ग्राफाना वाली वीडियोस। मेरा असल में एक और कोर्स चल रहा है जो कि मेरा US बेस कोर्स है, जो कि मेरे US में कुछ क्लाइंट्स हैं उनके साथ है। तो उसकी वजह से सही से मैं बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में टाइम नहीं दे सका कि मैं एक रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए मॉनिटरिंग वाली कर सकता। तो लेकिन इंशाल्लाह, ना मैं भूल रहा हूँ और ना मैं उससे भाग रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द कोई टाइम मैनेज करके आप लोगों के लिए वो भी रिकॉर्ड कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों आप लोग क्वेश्चंस करो, और कोई कन्फ्यूजन्स हैं कोर्स से रिलेटेड वन बाय वन भी बताओ, ताकि हम उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। मैंने इस दफ़ा कोशिश यही की है कि ज़्यादा टाइम लगाऊं, इसीलिए अभी तक मैं जो है वो आउट ऑफ टच नहीं हुआ इस कोर्स से, बिकॉज आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियस। ये नहीं कि मैं पहले नहीं सीरियस लेता रहा, लेकिन इस दफ़ा मैं इसलिए सीरियस ले रहा हूँ ताकि अगर मेरा माइंड ना बना और मुझे दोबारा कोर्स ना पढ़ाने का टाइम मिला डेवऑप्स का, तो मैं इसको एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना चाह रहा था, ताकि आगे स्टूडेंट्स को मैं ये दे सकूं। तो किसी का क्वेश्चन है क्वेश्चन करें, और अपनी कन्फ्यूजन्स जो है अबाउट द कोर्स, फिर आगे इंटरव्यू से रिलेटेड भी चीज़ों को देखते हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं। तो किसी का क्वेश्चन है तो वन बाय वन आप लोग कर सकते हो। जी यार।
अच्छा सर, जनरल क्वेश्चन भी हैं और कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड भी क्वेश्चन हैं। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर जैसे हमारा मेरी जो कि फील्ड है वो आईटी है। ठीक है, मैं अब डेवऑप्स में स्विच होना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरी रिज्यूम में तकरीबन आपको सारी चीज़ें आईटी से रिलेटेड ही मिलेंगी, तो मैं अपनी रिज्यूम कैसे डिज़ाइन करूँ एज अ डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, ताकि आगे जो जहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो मेरी सीवी को देखे तो उसको एक आईटी का टच भी मिले, और डेवऑप्स में मेरा जो एंथुज़म है वो भी नज़र आए। और आप लोग उस रिज्यूम को कैसे एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, जब आपने भी माशाल्लाह से इतने इंटरव्यू भी लिए हैं, आपके पास भी रिज्यूम आती होंगी, तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि हम अपनी रिज्यूम कैसे डिज़ाइन करें? हाँ, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। एक्चुअली जो हमारा प्रोसेस होता है ना शॉर्ट लिस्टिंग का, वो ज़्यादातर आपको पता है कि उसमें एचआर इन्वॉल्व होती है। एचआर की ही ज़्यादातर जो है वो एक शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस ये होता है कि वो, बिकॉज दे आर नॉट टेक्निकल, ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर नॉट टेक्निकल, तो वो क्या करते हैं, वो कीवर्ड्स ढूंढते हैं कि अगर उनके पास एक जेडी आई हुई है, जॉब डिस्क्रिप्शन आई हुई है, उसमें अगर लिखा हुआ है एडब्ल्यूएस, तो वो ढूंढते हैं कि जो कैंडिडेट है उसकी भी सीवी में एडब्ल्यूएस लिखा होना चाहिए। वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कीवर्ड्स जो है वो मैच करें, स्किल्स मैच करें, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस मैच करें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग सम टाइम आई हैव नोटिस दैट कि यहाँ पर थोड़ी सी लक भी चल जाती है इस सेंस में कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी सीवी बना के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस डाल के भी सम टाइम लोग नहीं शॉर्टलिस्ट होते। लेकिन ये कि मोस्टली अगर आपकी रिज्यूमे के अंदर आपकी जेडी से रिलेटेड कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, जो भी आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जेडी से रिलेटेड अगर आपके कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, मैक्सिमम कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, तो आप लोगों का चांस ज़्यादा हो जाता है शॉर्ट लिस्ट होने का। क्योंकि वहाँ पर जो एचआर शॉर्टलिस्ट कर रही होती है, वहाँ पर मोस्टली टेक्निकल पार्ट नहीं होता, वहाँ पर कोई भी सीनियर डेवऑप्स पोजीशन का वहाँ पर नहीं क्या नाम है बैठ के शॉर्टलिस्ट कर रहा होता। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम खुद भी अगर कोई रिज्यूमेस आगे एचआर को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो बट स्टिल दे आर हैविंग सम क्राइटेरिया जिनकी बेस के ऊपर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। वो समटाइम्स जो है वो हमारी भी जो है वो रिज्यूमेस जो हम आगे सजेस्ट कर रहे होते हैं वो नहीं जाती। तो वो ओब्वियसली दे नो बेटर कि उनके क्या क्या नाम है, ऐसी ऐसी लिमिटेशंस हैं या ऐसी क्या चीज़ें जिसकी बेस पे करते हैं। बट आई विल ट्राई कि मैं किसी ऐसे एचआर वाले पर्सन को इंगेज कर सकूं कि जो क्या नाम है, एक उसके साथ कोई क्विक सा सेशन कर लूँ, कोई शॉर्ट सी डिस्कशन कर लूँ, जिससे मुझे इन चीज़ों का भी आइडिया और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बाकी जो आप लोगों को रिज्यूमे में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये है कि देखिए हम लोग बहुत से डिफरेंट पर्पसेस के लिए एआई को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि चैट जीपीटी को या किसी भी अच्छे एआई प्लेटफॉर्म को आप अपनी रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। उसका बेनिफिट क्या होता है कि आप, मैंने क्या किया था रिसेंटली, क्योंकि मुझे क्या नाम है, जस्ट मेरे काफ़ी अर्सा हो गया था, मैंने सोचा कि यार मेरी अपनी रिज्यूमे अपडेट नहीं की हुई। काफ़ी अरसे से उसको मैंने दोबारा, ओब्वियसली मैंने इतनी सारी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया कि मैं उसको प्रॉपर तरीके से नहीं क्या नाम है ऐड कर पा रहा था। और जब मैं खुद से ऐड करता था ना, तो वो 5 to 6 पेजेस पे जा रही थी, क्योंकि ओब्वियसली मुझे लगता था शायद ये वाली भी चीज़ लिखनी चाहिए, सर ये वाली चीज़ भी लिखनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सारी डिटेल्स जो मुझे लगता था मैंने अपनी रिज्यूमे में ऐड की। और ऐड करने के बाद वो पूरी रिज्यूमे उठा के मैंने चैट जीपीटी को दे दी। मैंने कहा यार ये मेरी क्या नाम है रिज्यूमे है, इसको कंसाइज और ऑप्टिमाइज कर दो। तो उसने क्या किया, उसने वन बाय वन मेरा पर्सनल स्टेटमेंट भी ऑप्टिमाइज किया, उसने मेरी एक्सपीरियंसेस भी ऑप्टिमाइज किए, हर जो पोजीशन जिस पोजीशन पे मैं काम करता रहा हूँ उसने उसके अकॉर्डिंगली उसको ऑप्टिमाइज किया। लेकिन जब मुझे लगा कि यार ये वे अच्छा है, तो मैंने उसके अंदर एक और काम ये किया कि मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा मेरी कुछ प्रीवियस कंपनी का कोई एक्सपीरियंस था जिससे रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ें याद थी। तो मैंने वहां देखा कि यार इसने कुछ इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली नहीं लिखी हुई, तो फिर मैंने वन बाय वन उसको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि मैंने इस टाइम फ्रेम के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन में ये 4-5 चीजें की हैं, इसको ऑप्टिमाइज करके वहां पर अपडेट करो। उसने फिर उसको अपडेट किया, फिर वन बाय वन मैंने हर जो है वो अपने एक्सपीरियंस को उसको प्रोवाइड किया अपनी वर्डिंग में। बल्कि आप लोग ये भी कर सकते हैं, एक बात याद रखो, बिकॉज हमारी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना, हम लोग इतने ज्यादा कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, क्या नाम है, प्रोफेशनल भी नहीं है इन चीज़ों के अंदर कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल या हमारी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो।
तो इसमें हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम रोमन इंग्लिश जो हमारी उर्दू होती है, सॉरी, उसके अंदर उसको प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन, और वो आपको ट्रांसलेट करके देगा आपकी प्रॉपर जो भी क्या नाम है एक्सपीरियंस है उसको इंग्लिश के अंदर। तो आप उसको रोमन उर्दू में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो उसको प्रॉपर तरीके से लिखता है। तो ये आपको दो तीन चीजें जो कि हम एआई को यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों से ये बात बार बार अपने कोर्स कंटेंट के अंदर की थी कि मैं खुद एक ऐसा रिसोर्स रहा हूँ जिसने अपने आप को आईटी से ही ट्रांसफॉर्म किया था ये डेवऑप्स के अंदर। तो मैंने जब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता उसी के प्रोजेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट किया था कि इसके अंदर अगर मैं डेवऑप्स को इंक्लूड कर सकूँ तो कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। यानी कि फॉर एग्जांपल वॉइस ओवर आईपी की जिस तरह मैंने बात की थी, तो मैंने उसके अंदर रिकॉर्डिंग वाली पार्ट आपको मैंने पूरा बताया कि मैंने रिकॉर्डिंग्स, हम लोग की कुछ इश्यूज थे, हम लोगों ने उसको क्या नाम है उसके बैश स्क्रिप्ट्स लिखे, उसको ऑटोमेट किया, जेंकिंस के थ्रू डिप्लॉयमेंट की। तो वो कुछ चीजें आप, यानी कि आपने अगर नहीं भी प्रॉपर तरीके से की थी वहां पर, बट यू नो हाउ टू डिफेंड योर इंटरव्यूज, देन यू हैव टू ऐड इट। कि आपको जो मैनुअल प्रोसेस आपने आईटी में परफॉर्म किया था उसका तो आपको आइडिया है ना, आप उसके अंदर अपने टूल्स को ऐड कर सकते हो। जब आप टूल्स को ऐड कर सकते हो तो उन्हीं पहले तो कोशिश करो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ही डेवऑप्स को इंक्लूड करो। उसमें कुछ चीजें अगर आप ऑन प्रेम पे करें तो आपको मैंने एडब्ल्यूएस पे की, बिकॉज अगर आपको एडब्ल्यूएस क्लाउड या कोई भी क्लाउड आता है तो आप डिफेंड कर सकते हो कि भाई मैंने सर्वर्स क्रिएट किए, मैंने उनके ऊपर ये एप्लीकेशन यानी कि अपाची चलाया या एनजीएक्स चलाया, उसके ऊपर इतनी एप्लीकेशंस जो हैं वो सर्व की। तो वो आप उसके अंदर डाल सकते हो। उसके बाद फिर आपने डेटाबेसेस यूज किए, अपने बेशक ऑन प्रेम पे डेटाबेसेस यूज किए, आप उनको क्लाउड पे डाल सकते हो। बिकॉज ये वो चीजें हैं कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी होती, लेकिन चीज ये होती है कि ऑब्वियसली मुझे भी पता है, आप लोगों को भी इस चीज का आइडिया कि पाकिस्तानी मार्केट में आपको इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली इस तरह से। आप अपने क्या नाम है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो जितना नॉलेज आपके पास है, मैंने बार बार ये चीज भी हाईलाइट की थी कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। कि आप लोगों को जो चीज आती है, जिस चीज को आप डिफेंड कर सकते हो, उसको अपने रिज्यूमे में ऐड करो। उसको ऐड करके आप उसके अंदर जो है वो क्या नाम है अपडेट करो, और जब वो इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से डिफेंड करना है। ये ना हो कि आप अभी तक पूरी तरह से क्लियर ही ना हो और आप फेक इन्फॉर्मेशन अपनी रिज्यूमे में डाल रहे हो, जो कि आप लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी इन केस। ऑब्वियसली फिर आपकी वो भी पोजीशन जाएगी और आगे वाली पोजीशन के लिए भी आपके इश्यूज आएंगे। तो पहले तो कोशिश करो उन जो हमारी एक्सपीरियंस है जो हम लोग अपनी जॉब पे परफॉर्म कर रहे हैं उनके अंदर डेवऑप्स को और क्लाउड कंप्यूटिंग को घुसाने की कोशिश करो। लेकिन अगर वो नहीं हो रही है, अब चले वो डाल नहीं है, उसके बाद क्या करना, तो उसके बाद आपने ये जो कोर्स कंटेंट कंप्लीट किया है, इसके प्रोजेक्ट्स को एक दफा अच्छे से परफॉर्म करो। आप जब परफॉर्म कर लो तो फिर आप इसको अपने उसके अंदर रिज्यूमेज में ऐड करो कि आपने ये वाले प्रोजेक्ट्स परफॉर्म किए, आपने इस तरह से इसको लेके चले। जो भी आप लोगों के प्रोजेक्ट्स है, जिस तरह आपने लिनक्स बैश स्क्रिप्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए थे, आप वो डाल सकते हो कि भाई मैं जो है वो इस पोजीशन में काम करता रहा हूँ, मुझे लिनक्स बैश स्क्रिप्टिंग आती है, मैंने उसको इस तरह से यूज किया। आप उसको अपने बेशक एक सिंगल लाइन में डालना है, बट व्हेन एवर इंटरव्यूअर आपसे जो भी पूछेगा तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से आंसर करना कि मैंने इस इन प्रोजेक्ट्स में इसको यूज किया। एनसिबल की बात करें तो एनसिबल की प्ले बुक्स के बारे में आपको पता हो, टेराफॉर्म की बात करें तो आपको पता हो कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन की। लेकिन एक बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो चीज आपको पता है उस चीज को ऐड करना है रिज्यूमे में, जिसके बारे में अब अभी क्लियर नहीं हो या आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। फेक इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं डालनी जो कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो। तो ये चीज बस आपने मेक श्योर करनी है। तो मेरा ख्याल है ये काफी डिटेल्स मैंने चीजें बता दी हैं। सही है यार, इसने तो थम्स अप कर दिया है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो। आई एम ओपन टू आंसर। जी जी हसीब, आप क्वेश्चन करो। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। उस्मान भाई, मेरा टोटल जो एक्सपीरियंस है ना अभी, अगर आप आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो मेरा अराउंड अबाउट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया। मैंने स्टार्टिंग सिस्टम से किया था, आईटी सपोर्ट इंजीनियर, बाद में बैकएंड में चला गया, वहाँ पे एडब्ल्यूएस क्लाउड में चले गया। बैकएंड से जब मैंने किया हूँ तो मैं यही सोच के आया था कि यहाँ पे ना इनका भी क्लाउड ही है। लेकिन यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुआ, इंटरव्यू मेरा क्लाउड का ही हुआ था, लेकिन इनका अपना कस्टमाइज क्लाउड है ये, मतलब कह लें कि सोल्यूशन प्रोवाइडर, मतलब इनकी अपनी एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन है, एक है एचआर बेस्ड सोल्यूशन है और एक लीज एडमिनिस्ट्रेशन सोल्यूशन है। मैं इनकी प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट में बात करता हूँ, सैलरी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। लेकिन अगर मैं अब दोबारा पाकिस्तानी मार्केट को देखता हूँ, एडब्ल्यूएस में जाना चाहता हूँ या डेवऑप्स में जाना चाहता हूँ,
जिस हिसाब से मेरी सैलरी, अगर मैं उस हिसाब से जाता हूँ तो वो सैलरी कह लें कि मेरे लिए सूटेबल नहीं करती। मतलब वो जो पोजीशंस आती हैं वो लोअर सैलरी में आती हैं, इंटरव्यू भी अच्छा हो जाता है, लेकिन समटाइम्स बजट कंपैरिजन नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे आके आके मैं थोड़ा सा ना कश्मकश का शिकार होता हूँ, क्या मैं मतलब इसी जो लाइन मेरे पास है उसी को चूज करूँ, या मैं अपनी लाइन दोबारा शिफ्ट AWS में, क्लाउड में करूँ। क्योंकि अगर मैं इन्हीं के साथ मतलब इनके साथ काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं इनके ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करूंगा, मैं इनके साथ ही ग्रो करूंगा, लेकिन मैं ओपन मार्केट में ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो ये थोड़ी सी कह लें कि इसमें थोड़ा सा आपकी एक्सपीरियंस चाहिए था आपका। सही है। बिल्कुल सीब, बड़ा ज़बरदस्त अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली ये एक डायलेमा आपके लिए बड़ा है, और ये बड़े लोगों के लिए आता है। ये एक ऐसी स्टेट आती है कि जिसके अंदर इंसान ज़्यादातर देख रहा होता है, या तो वो कंफर्ट में रहे या फिर वो एक रिस्क ले। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी मार्केट में ज़्यादा है, बाकी भी कुछ अगर कंट्रीज में होगी, लेकिन जिस तरह कभी हम लोग डिफरेंट जगहों में, मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा होता है फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, यूएस में भी मेरी ट्रेनिंग्स काफ़ी दी हुई हैं, तो मुझे वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिल रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि यार बहुत चेंज है हमारी और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। जितना, अगर मैं ऑनेस्टली, अभी आप लोग सारे जो बैठे हुए हो, अगर मैं आप लोगों को भी इसी स्टेट में, जितना आप लोगों ने कोर्स कंटेंट कवर किया, जितना आप लोगों का डेवऑप्स का एक्सपीरियंस है, इसी स्टेट में अगर मैं आप लोगों को किसी भी यूनाइटेड स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरव्यूज करवाऊं, तो आप लोग विद इन 2 to 3 इंटरव्यूज आप लोग क्लियर कर जाओगे। बिकॉज वो क्या नाम है, वो इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, वो इतनी ज्यादा क्या नाम है, एक्सपीरियंस या इतनी ज्यादा जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस या बहुत डेप्थ के अंदर क्वेश्चंस नहीं करते। वो ज्यादातर पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं, और वो ये जज कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज, जो बेसिक आपने जो एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में डाला हुआ है, उससे रिलेटेड एक बहुत बेसिक बेसिक से 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन ये दे नो कि इज इट्स वेरी मच क्लियर। अब आपने जो बड़ी बात की कि आप जिस क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हो, उसमें ऑब्वियसली यू आर गेटिंग इनफ अमाउंट के, जो आपको लगता है कि यार, अब अगर मैं किसी और क्लाउड के अंदर गया या स्विच किया, तो ऑब्वियसली मार्केट में और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको शायद ना मिल सके। तो इट्स वेरी ट्रू, ऐसा होता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पर चीज ये आती है कि अगर तो आपके पास ये यानी कि अभी कैपेसिटी है, यानी कि हर किसी की अपनी फैमिली पोजीशंस होती हैं। अगर आप अभी सपोज दैट के अनमैरिड हो, आपके अभी बच्चे नहीं हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में नहीं है, देन मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि आप जो है वो अगर किसी में, फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑन प्रेम किसी क्लाउड के ऊपर, या ऑन प्रेम सॉरी ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर के ऊपर जो है वो काम कर रहे हो, और आपको क्लाउड के ऊपर काम करने का भी मौका नहीं मिला, आपको एक्सपीरियंस लेने का मौका नहीं मिला, तो आप मार्केट से बहुत पीछे रह जाओगे। आप बेशक इनफ अमाउंट ऑफ मनी आप जो है वो सैलरी में ले रहे होगे, लेकिन वेन एवर यू फेल कि यार मैं अब कंफर्ट जोन में चला गया हूँ, आपको जब वो दोबारा मार्केट में आना पड़ेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बिकॉज आप जो है वो क्लाउड के बारे में या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, और ऑब्वियसली फिर आप जीरो वहां पर कंसिडर किए जाओगे। तो यहाँ पर आता है अपनी एक एक पर्सनल जो है वो डिसीजन होता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा टफ टाइम ले सकते हो, विदाउट स्किपिंग और विदाउट यानी कि इस जॉब, जिस जॉब पे आप काम कर रहे हो, इसको छोड़े आप अप्लाई करो इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आपको जहां पर लर्निंग अपॉर्चुनिटी बेटर मिले। और आपको, क्योंकि अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके पास एक स्टेबल जॉब है, आप उसमें रहते हुए वहां पर ही लर्न भी करो चीजें, नई चीजें भी सीखो, और साथ साथ अप्लाई करो। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप स्विच कर सकते हो। अगर इसके इक्वल भी मिले तो आप स्विच करो, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप ऑब्वियसली कुछ नया चीज जो है, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीख सकोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं नहीं स्विच कर सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मैं जीरो पे आ जाऊंगा, या मैं पता नहीं क्या मेरी स्टेट होगी जब मैं स्विच करूंगा, तो उसका फिर एक तरीका ये होता है कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए लर्न करो डिफरेंट कोर्स कंटेंट्स के थ्रू। जिस तरह आपने इस कोर्स को भी कंप्लीट किया, आप जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करो, आप वहां पर एक्सपीरियंसेस जो है वो गेन करो। उससे ये होता है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ इन टच रहते हो। whenever you need to switch to another organization, तो आप कम से कम वहां पर इंटरव्यूज डिफेंड कर सकते हो। बिकॉज आप उनको, ये मैंने जो बात कही थी कि आप ये
क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर मैं ये पब्लिक भी करूंगा, कोई मेरे पास ये भी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आके उठ के कह सकती है कि व्हाई आर यू टेलिंग कि आप जो है वो फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो डालो। तो इसका पर्पज सिर्फ ये कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस या हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करती, कोई किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देता। आपको अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है। और अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है? आप अपॉर्चुनिटी ऐसे बनाते हो कि आपको काम आना चाहिए। मैंने किसी को गलत इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये बात कह के की है कि आपने वो इन्फॉर्मेशन डालनी जिस चीज को आप डिफेंड कर सकते हो। अगर आपके पास वो आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आपने वो काम किया है और आप उसको डिफेंड कर सकते हो, देन यू कैन ऐड इट। आपने क्या कहना है, आपने उस ऑन प्रेम पे काम करने वाले या किसी और डिफरेंट क्लाउड को ट्रांसफॉर्म करना है कि भाई आपने एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर काम किया। क्योंकि मैंने ये बात, जो क्लाउड के ऊपर काम करते हैं उनको पता है कि तकरीबन सारे क्लाउड्स ही सिमिलर हैं। एडब्ल्यूएस ने लैम्डा फंक्शंस जो है इंट्रोड्यूस करवाए थे विद इन अ ईयर। माइक्रोसॉफ्ट ने भी लैम्डा फंक्शंस की रिप्लेसमेंट फंक्शंस जो है वो रिप्लेस यानी कि इंट्रोड्यूस करवा दिए। जीसीबी ने भी करा दिया, हर क्लाउड ने करवा दिए। तो इसका पर्पस ये कि अगर आपको लैम्डा फंक्शन या एक सर्विस एक क्लाउड के ऊपर आती है तो दूसरे पे नाम ही चेंज होना है, फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम होनी है। तो इसीलिए चीज ये है कि आप जो है वो अपनी जो जो भी जॉब परफॉर्म कर रहे हो उधर रहते हुए लर्न करो, और लर्न करके फिर आप वो चीजें वहां पर शो करो कि आप जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है वो आपने किए हुए हैं। ओके। हसीब, क्वेश्चन आंसर क्लियर हुआ है? हसीब ने, हसान ने, किसने क्वेश्चन किया था? हाँ जी उस्मान भाई, उस्मान भाई हसीब। मेरा एक और क्वेश्चन था। हम्म। मैंने मतलब ना, अगर आप देखें तो मैंने AWS की ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रहा हूँ एक क्लाउड गुरु हम्म। से। हम्म। तो हो सकता है कि मैं अगले एक दो वीक में एग्जाम भी दूं सोल्यूशन आर्किटेक्ट सही है। एसोसिएट का। पहले मैंने दिया था लेकिन वो एक्सपायर हो गया। हम्म। अब अगर मैं देखता हूँ करंट मार्केट को देखता हूँ तो उसमें डेवऑप्स और बाद में क्लाउड सिक्योरिटी भी आती है। क्लाउड सिक्योरिटी की जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा हम्म। हैं। तो बाद में मतलब अगर मैं क्लियर कर जाता हूँ सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का तो मेरे पास 50% का वाउचर, आपको पता ही है, आपको आ जाता है। तो फिर उसको मुझे सिक्योरिटी में यूटिलाइज करना चाहिए या प्रोफेशनल में यूटिलाइज करना चाहिए आगे? क्योंकि मैं हाँ। समझता हूँ कि अगर आपने जॉब चेंज करनी है ना, तो आपके पास एटलीस्ट एक वैलिड पॉइंट मतलब सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और साथ में आपका बैकग्राउंड इंटरव्यू भी अच्छा हो। तो फिर ही आप मतलब जो आप करंट सैलरी ले रहे हैं उस सैलरी पे आगे किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, जब आप लोग ओबियसली एक सर्टिफिकेशन करते हैं, आपके पास 50% का वाउचर आ जाता है, तो आपके पास ये एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कोई भी सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सिक्योरिटी के बारे में जो आपने कंसर्न रेस किया ना कि सिक्योरिटी इस टाइम बहुत ज़्यादा इन डिमांड हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी एक रीज़न है कि देखो, अभी मुझे जो लगता है कि मैं, अगर मुझसे को पूछे ना कि यार ज्यादा हमारी फील्ड में रहते हुए इसके बाद किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वो ओबीसी सिक्योरिटी है। ऑब्वियसली देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन पहले मोस्टली सम बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ऑन प्रेम के ऊपर काम कर रही थी। क्लाउड का बूम आया, क्लाउड के ऊपर सारे स्विच होने लग गए। अब जब सारे क्लाउड पे स्विच हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उस पर सिक्योरिटी रिस्क बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी हर कंपनी को इम्प्लीमेंट करना। मैं अपने रिसेंट किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था, वहां पर हम लोग की क्लाइंट साइड के ऊपर डीडोस अटैक्स बहुत हुए हैं। अब उनकी एप्लीकेशन इस तरह से डिजाइन है कि उनके लिए ये लास्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट था। अब लास्ट मंथ में उनके पास ट्रैफिक भी ज्यादा थी, बल्कि डबल ट्रिपल ज्यादा ट्रैफिक थी, और डीडोस अटैक्स भी उतने ज्यादा हुए। अब जब डीडोस अटैक्स ज्यादा होंगे और सिक्योरिटी के कंसर्न्स ज्यादा बनेंगे तो ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली हमें सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी इतनी जरूर आनी चाहिए कि हम लोग अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को अच्छा सिक्योरिटी सोल्यूशन भी दे सकें। बिकॉज क्लाउड के ऊपर, या एडब्ल्यूएस क्लाउड की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ ये होती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लाउड ने खुद से फुली मैनेज वे में डिज़ाइन की होती हैं। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं एडब्ल्यूएस क्लाउड की बात करूं तो एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर क्या नाम है, डीडोस अटैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वो एडब्ल्यूएस शील्ड सर्विस है वो यूज कर सकते हैं। अब एडब्ल्यूएस शील्ड अब है तो बहुत इंपॉर्टेंट, और उसमें हमें इतना कोई खास चीजें करनी भी नहीं है, हमें बड़ी बेसिक लेवल की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं। अब वो फुली मैनेज सर्विस है, लेकिन उसका जो जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो कॉस्टली है। वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। अगर आप शील्ड एडवांस को इनेबल कर दें क्लाइंट के से कंसल्ट किए बगैर, तो ऑब्वियसली क्लाइंट को बहुत ज्यादा बिल पड़ेगा।
लेकिन क्लाइंट को बेनिफिट क्या है कि ऑब्वियसली उससे डीडोस अटैक्स कम हो जाएंगे, और उसके अलावा एडब्ल्यूएस की वेफ है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स है, और डिफरेंट और भी चीजें आ जाती हैं सिक्योरिटी की। तो वो चीजें हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमारा क्या काम बनता है कि हमें अगर ये चीज इंप्लीमेंट करनी आती है देन इट विल बी गुड, अदरवाइज हमें ओपन सोर्स जो सिक्योरिटी टूल्स है वो भी आने चाहिए। तो आपकी जो आपका जो क्वेश्चन है वो कि आपको सिक्योरिटी में जाना चाहिए सर्टिफिकेशन पे या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने जो किया था, मैंने इस केस में ये किया था कि मैंने जब सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की सर्टिफिकेशन की थी, तो मैंने सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन कर ली थी। और मेरे ख्याल से मैंने एक अटेम्प्ट डेवऑप्स प्रोफेशनल को भी दिया था, लेकिन उसको काफी टाइम हो चुका है वो, उसमें मेरे ख्याल से मैं कुछ मार्क्स से रह गया था। मेरा अमूमन ये एक बड़ा केस रहा है कि मैं एक एक दो दो मार्क्स से जरूर रह जाता हूँ। तो ये कोई इतना मसला नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली रमज़ान हाँ, रमज़ान के स्टार्ट में मैंने एक अपनी वेकेशन से पहले मैंने एक स्विसऑफ्स का एग्जाम भी दिया था विदाउट प्रिपेयरिंग एनीथिंग। मैंने बुक भी नहीं ओपन की थी। और मेरे पास मैं एक क्योंकि मैं एडब्ल्यूएस का कम्युनिटी बिल्डर भी हूँ, मेरे पास क्या नाम है 100% का वाउचर था एडब्ल्यूएस की तरफ से मिला हुआ था, और वो एक्सपायर होने वाला था। तो मैंने सिसॉफ की सर्टिफिकेशन दी थी, तो फिर मैं एक दो मार्क्स से रह गया था। तो लेकिन ये कि ऑब्वियसली मैं दोबारा दूंगा, और लेकिन अब मैं ये सोच रहा था कि मैं उसको थोड़ा प्रिपेयर करके देता तो शायद मैं अच्छे से दे भी देता। और मेरा टाइम भी, क्योंकि टाइम असल चीज़ होती है कि उसमें अपने एक एनर्जी लगाई, आप एक टाइम के लिए बैठे 2-3 घंटे के लिए, आपने एग्जाम दिया और आपने तैयारी के बगैर बैठा, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड। मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि मुझे एक्सपायर हो रहा था और मुझे टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा यार एटलीस्ट मैं दूं, मुझे कुछ एक्सपीरियंस गेन होगा, और वो हुआ भी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि क्लाउड के साथ साथ सिक्योरिटी जरूर लर्न करो, साइबर सिक्योरिटी की चीजें भी लर्न करो। वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर की एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। वहां पर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग भी अच्छी से आनी चाहिए, डेवऑप्स के टूल्स भी आने चाहिए, और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आपको चीजें आनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप ये लर्न कर सकते हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप लोग भी जो इन्होंने किया क्वेश्चन वो भी दोबारा कर सकते हैं अपने कंसर्न्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी हसन। सर क्या हाल है, ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ओके सर, अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। अच्छा सर, क्वेश्चन ये था पहले कि आप ये थोड़ा बता सकते हैं कि ये जो हमने अभी तक टोटल कोर्स कंटेंट कवर किया है, इस बेस पे हमारा मार्केट में एक्सपीरियंस कितने टाइम फ्रेम का डिफेंडेबल है? लाइक अगर मैं मार्केट में इंटरव्यूज अभी देता हूँ तो मैं कितना मार्केट एक्सपीरियंस डिफेंड कर सकता हूँ, क्योंकि डिफेंड तो एक्सपीरियंस हो रहा है, बट अगले को कन्वे भी करना है कि यार आपने काम किया तो आप इस पैकेज में या इस रिक्वायरमेंट में लाया करते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा आइडिया होगा कि यार आप ये कर सकते हो इस टाइम पे, तो उस हिसाब बिल्कुल से हमें आइडिया होगा कि हमारी क्या वर्थ है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है। इट डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड। इसमें एक चीज बैकग्राउंड भी आती है कि अगर मैं इसमें दो केसेस ले लेता हूँ, कि अगर एक बिल्कुल फ्रेश ही है, आप में से कोई स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश ही था, उसने यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ, उसने मेरा कोर्स कंटेंट या कहीं से भी कोई कोर्स कंटेंट डेवऑप्स का जो है उसने कवर किया, तो उसका जो डिफाइन किया हुआ एक्सपीरियंस है ना, वो 1 to 1.5 ईयर्स ही होगा, इससे ऊपर का नहीं वो कर सकता डिफेंड। क्योंकि ऑब्वियसली उसको असल जो चीज होती है ना, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर कर रहा है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से आ रहे हो। आप अगर आईटी के अंदर हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हो, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे हो, या डेवलपर हो, या कहीं से, अगर आपका कोई बैकग्राउंड है इन टेक्नोलॉजीज का, तो आपका ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपको टर्मिनोलॉजीज का पता होता है। टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा यार एप्लीकेशन क्या होती है, बैकएंड एप्लीकेशन क्या होती है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्या होती है, डेटाबेसेस क्या होती हैं, एपीआईज क्या होती हैं। ये वो चीजें जो कि आपको एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। नेटवर्क के अंदर चले जाते हैं तो पता होगा कि यार नेटवर्क में सबनेट्स क्या होते हैं, सीआईडीआर क्या होते हैं, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट्स क्या होते हैं। तो ये चीजों की टर्मिनोलॉजीज ये आपको एक्सपीरियंस से गेन होती है ना। तो ये चीजें अगर आपके पास बैकग्राउंड में आपका ये एक्सपीरियंस है आईटी का, और आप ये कोर्स भी करते हो, तो ऑब्वियसली आप अगर ये आपके पास 1-2 साल का या 4-5 साल का भी एक्सपीरियंस है, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई बंदा जिसने 5 साल जो है वो आईटी में स्पेंड कर लिए हैं, और वो अब आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर, जिस तरह मैंने किया था। तो मैंने अपनी जो डेवऑप्स का एक्सपीरियंस शो किया था, वो मैंने मेरे ख्याल से 2 ईयर्स का शो किया था। वैसे 1 to 2 ईयर का शो किया था उस टाइम, जब ये बात है 2018 की अप्रोक्सीमेटली बात है। तो उस टाइम इतने डेवऑप्स इंजीनियर नहीं थे जितने आप आ चुके हैं, क्योंकि जितने ज्यादा मार्केट सैचुरेट होती जाएगी उतनी फिर ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस को भी लगेगा कि यार हम लोग और मजीद कोई अच्छा रिसोर्स हायर कर सकते हैं। तो ये वहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा। उस टाइम नहीं था इतना कंपटीशन, इसलिए मेरे ख्याल से मैंने 1 से 2 साल का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली डेवऑप्स का एक्सपीरियंस शो किया था, और ऑब्वियसली स्पेस पे मुझे मिल गई थी, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम जो है वो चाह रही थी। तो
ये डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड, आपके नॉलेज के ऊपर, और आपने जो चीज पढ़ी है उसके ऊपर आपका कितना होल्ड है। क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको डिफेंड करो, उन चीजों को प्रैक्टिस करो। और मैंने ये बार बार आपसे कहा था कि मैं तो कोई हर प्रोजेक्ट के ऊपर एक एक दो दो टूल्स जो है वो प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, या टूल्स जो है वो हम लोग कवर कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम सब चीजें नहीं कवर कर सकते। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने तौर पे भी गूगल पे लिखो, चैट जीपीटी से कह दिया करो यार एआई किस लिए यूज करनी है आप लोगों ने, हम फजूल पर्पस के लिए तो यूज कर लेते हैं। हमें ये कहना चाहिए कि भाई मुझे लिनक्स बैश स्क्रिप्टिंग आती है, प्लीज गिव मी 5 डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑफ द बैश स्क्रिप्टिंग। वो आपको 5 डिफरेंट असाइनमेंट्स दे देगा, आप उनको परफॉर्म करो। आप उसी को डॉकर की, भाई अब तो बहुत आसान हो चुका है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर 1 साल पीछे चले जाएं जब ये चैट जीपीटी नहीं था, तो या कोई भी एआई हमारे पास ये टूल्स नहीं थे, तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग ये चीजें नहीं कर सकते थे। अब हम लोग उसी के हम उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के लिए भी यूज करें ना, उसी से असाइनमेंट्स बनवाएं। और बल्कि असाइनमेंट्स क्या बनवाएंगे, अगर आप कहीं फंस गए तो आप उससे सोल्यूशन भी ले सकते हैं। तो वो आपका कंप्लीट एक क्या नाम है, ट्रेनर है एक किस्म का। तो इसीलिए उसको आप यूज करके आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करवाओ, उसी से डिजाइन करवाओ, उसी से सोल्यूशन भी लो, उसी से अपनी चीजों को, एक्सपीरियंस को लर्न करके और अपनी रिज्यूमेस के अंदर डालो। तो आप अपने इस कोर्स के साथ अगर आप फ्रेश ही हो तो 1 से 1.5 साल का, और अगर आपके पास पहले एक्सपीरियंस था और आपको अब ये कोर्स कंटेंट सही है, तो आप उसको 3 साल तक का मैक्सिमम आप जो है वो दे सकते हो। इससे ऊपर का मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज आप बहुत सारी चीजें मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप जंप इन करके क्लाइंट, यानी कि जब आप किसी को मैनेज सर्विसेज दे रहे होते हो डेवऑप्स की या क्लाउड की, तो फिर आप काफी सारी चीजें सीख रहे होते हो, और हर चीज इसके अंदर कवर्ड भी नहीं हो सकती। ये वो चीजें जो आपको बेसिक से मीडियम लेवल तक जरूर अच्छी पोजीशन पे ले आएंगी। वो चीजें जो आपको शायद धक्के खा के सीखनी थी, वो आपने यहाँ पर सीख ली हैं। आपको एटलीस्ट समटाइम ये होता है कि किसी सर्विस, यानी कि जो कंपनी को सर्विसेज देते हुए आपको प्रॉब्लम आ रही होती है, एटलीस्ट आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जल्दी से चीजों में जंप इन कर सकते हो। ठीक है आसान। जी सर। सर मैं आपको अपना हम्म। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड है या जो भी सही है। है। मैंने कॉमर्स इस्लामाबाद से ग्रेजुएशन की है 23 जनवरी में ना, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और मेरे पास बैकग्राउंड एक्सपीरियंस में मेरे पाइथन, एज अ पाइथन इंजीनियर मैंने काफ़ी काम किया, तकरीबन 6-8 महीने साल तक मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह भी करता रहा हूँ। एआई मशीन लर्निंग पे काफ़ी काम किया 6-8 महीने। और जनवरी से लाइक मेरे नवंबर दिसंबर एंड जनवरी में मैंने इसकी एक अपनी पहली क्लाउड डेवऑप्स की ट्रेनिंग थी। पर उसमें हमने ज़्यादा पाइथन कवर की थी, और एज अ हम बेसिकली AWS CDK की इन्वायरमेंट की तरफ जाते हैं, ताकि हम उस लैंग्वेज बेस अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हो। एंड जनवरी से मैंने अपनी डेवऑप्स की ट्रेनिंग स्टार्ट की, और उसमें मैंने तकरीबन 10 महीने एज अ क्लाउड इंजीनियर AWS में काम किया है, कर चुका हूँ मैं अभी तक। और तकरीबन अक्टूबर वगैरह तक, और उसमें मैंने AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एंड डेवलपर एसोसिएट के लेवल की तकरीबन सारी सर्विसेज कवर की हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं करता रहा हूँ, रिमोटली करता रहा हूँ, फ्रीलांसिंग पे भी मिल जाए कभी तो। और मैंने सोल्यूशन आर्किटेक्ट की प्रॉपर प्रिपरेशन भी की है, मतलब उस लेवल तक मैंने खुद को रखा हुआ है अभी तक, बस एग्जाम वगैरह देना है जब भी सेटिंग बन जाएगी। और इसके अलावा पैरेलल में के टूल स्टार्ट किए हुए थे, लाइनेज की बेसिक्स भी कवर की हैं लास्ट ईयर मिड में, और उसके अलावा डॉकर भी देखा हुआ था, जेंकिंस भी। और इसके अलावा ये है कि AWS की पाइपलाइन, मतलब AWS को काफ़ी हद तक 10 महीने तक काफ़ी सब कुछ कवर किया, 30-35 सर्विसेज पे सारा काम किया था। और इसके अलावा फिर मैंने कोर्स भी स्टार्ट किया, इसमें डिटेल में हम गए हैं, लाइनेक्स से हमने स्टार्ट किया है। और इसके अलावा गिटहब डॉकर वगैरह किया, और बाकी सारे टूल्स पे हमने काम किया है, क्यूबरनेट्स वगैरह तक सब काम किया है। सिर्फ एक जेंकिंस वाला मेरा पार्ट अभी एनसिबल वाला पार्ट मेरा भी मिसिंग है हमारे कोर्सेज है, वो मैंने अभी सही से कवर नहीं किया, वो मेरा रहता है। और इसके अलावा ये सारा किया, और इसके अलावा मैंने जनवरी फरवरी स्टार्ट से मैंने एक रिमोट इंटर्नशिप वगैरह भी स्टार्ट की हुई थी इस्लामाबाद में यहीं पे। तो मैं साथ उसको भी फॉलो करता, उसमें हमने बहुत डिटेल में बहुत कुछ कवर किया। लाइक अगर मैं सिर्फ आपको लाइनिक्स को बताऊं, तो हमने लाइनिक्स में ऑलमोस्ट लाइनेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन, रेड हैट वगैरह, सेंटोस वगैरह, उस पर काम किया, उसको कवर किया। और उसमें बहुत सारे टूल्स, कमांड्स वगैरह सारी देखी हैं, यूजर ग्रुप मैनेजमेंट, वर्चुअलाइजेशन, रूट प्रोसेसेस, नेटवर्किंग वगैरह, और NFS ब्लॉक्स हो गए, LVM वगैरह, प्रोटोकॉल्स वगैरह, डिफरेंट SSH वगैरह हो गए। और इसके अलावा फायरवॉल सिक्योरिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें तकरीबन 1-2 महीने काफ़ी इसको हमने लाइनिक्स को देखा है ना। और रेड हैट का अपना एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के कोर्स होता है, 1 to 4 1 3 4 का, लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का, थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, तो उनकी भी तैयारी की है काफ़ी हद तक हमने, मतलब लाइनें को कवर किया। ये है कि थोड़ा भूल जाता है, रिवाइज चीज़ चाहिए होती है, लेकिन वो सारी पढ़ी हैं। और उसके अलावा गिट वगैरह भी पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, आपका कोर्स से भी मैंने गिट पढ़ी है, थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें भी देखी हैं। डॉकर को मैंने तसल्ली से देखा है, लाइक कंटेनराइजेशन वगैरह देखी, उसका आर्किटेक्चर, इमेजेस बनाना, वॉल्यूम, नेटवर्किंग, डॉकर कंपोज हो गया, और ट्रबल शूटिंग वगैरह। और इसके अलावा जो हमने कोर्स में कवर किया वो सारा भी कवर कर चुका हूँ मैं। गिट गिट लैब की है,
उधर अभी मैंने ट्रेनिंग में गिट लैब कवर किया, और गिट लैब का तकरीबन एक अच्छा प्रोजेक्ट भी कवर किया, जिससे मतलब डिफेंड कर सकता हूँ कि यार मुझे गिट लैब भी आती है। थोड़ा बहुत जेंकिन्स भी हमने क्योंकि कोर्स में ऑलरेडी कवर किया है। AWS की कोड पाइपलाइन वगैरह भी पड़ी हुई हैं। इसके अलावा क्यूबरनेट्स काफ़ी अच्छा है कि अपना कोर्स का हमने सारा क्यूबरनेट्स मैंने कवर किया है। इसके अलावा नेटवर्किंग वगैरह इसमें और डिप्लॉयमेंट्स वगैरह, YAML फाइल, सीक्रेट्स, क्लस्टर रोल्स, कॉन्फ़िग मैप, सर्विस अकाउंट, ये सारी चीज़ें कवर की हैं। बस इंटीग्रेशन वगैरह नहीं की CI/CD से, या वो नहीं, हेल्म वगैरह कवर किया मैंने क्यूबरनेट्स में। इसके अलावा जो एडिशनल टूल अभी तक हमने किया उसमें हमने nginx को कवर किया। इस तरह मैंने आपके साथ एक कोर्स भी शेयर वो भी शेयर किया था, प्रोजेक्ट भी जो मैं उस टाइम पे कर रहा था। उसके अलावा वो nginx वाला, इंग्लिश वाला। और इसके अलावा प्रोमीथियस ग्राफाना पे हमने ये वही उसी प्रोजेक्ट की लोड बैलेंसिंग वगैरह करके प्रोमीथियस ग्राफाना को भी कॉन्फ़िगर किया, उसमें डिप्लॉय भी किया, लॉग वगैरह भी चेक किए। लाइक एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो थ्रू आउट उस सबको फॉलो किया। इसके अलावा ओपन सर्च अभी हमने थोड़ा करना है, लेकिन इसके अलावा ELK EFK वगैरह ये सारी भी कॉन्फ़िगर वगैरह की हैं। और डेटाबेस को अलग से भी एक सेपरेट कोर्स को मैंने एज SQL को वो भी पढ़ा है, ताकि डेटाबेस क्योंकि इंपॉर्टेंट है डिफेंड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अभी तक कवर की हैं। और इसके अलावा ओपन शिफ्ट वगैरह अभी हम ट्रेनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसको भी अच्छा थोड़ा बहुत टाइम देना है, हफ्ता 2 हफ्ता उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालेंगे। तो ओवरऑल सर काफ़ी कुछ काम चीज़ें देखी हैं, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, भूल जाती हैं, प्रैक्टिस वगैरह वो सब आती है, डॉक्यूमेंट्स भी बनाया, काफ़ी कुछ किया है। तो सारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सर अ, अभी हमारा एक फाइनल बेसिक इंटरव्यू आता है नेक्स्ट वीक, इस वीक जो अभी वीक स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमने एक डिफेंड करना है। एवेल्यूशन वगैरह सारी हमने पास की हुई हैं अभी। तो अब ये है कि अब इस इंटरव्यू की बेस पे वो हमें एक ऑफर देंगे, लेकिन क्योंकि मैंने पता कराया था जो ऑफर, अच्छा इसमें एक सबसे ड्रॉबैक ये है सर, जो मैंने AWS में तकरीबन 10 महीने काम किए, अब हम जहाँ पे अभी जिस टेक्नोलॉजी पे हम कंपनी में काम कर रहे हैं ना, वो रिमोट सर्विस पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान टेलीकॉम के प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, जैज, यूफोन, पिक्सल वगैरह के। तो उनके पास क्लाउड का कोई काम नहीं है, वो थ्रू रिमोट सर्विस पे काम कर रहे हैं, उनका थ्रू प्रोजेक्ट काम ही है, जैज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, वो उसी को मैनेज करेंगे थ्रू रिमोट, लोकल एनवायरमेंट, लोकल सर्विस पे वो सारा चलेगा। क्लाउड से उनका बिल्कुल शुरू से ताल्लुक है ही नहीं, उनकी टीम में क्लाउड वाला कोई नहीं है, और जितनी बड़ी टीम है सब कुछ ना। एक तो मुझे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिल रहा है, क्योंकि हम मार्केट में देखते हैं तो क्लाउड के बगैर आप घुस ही नहीं पा रहे, क्योंकि अगर आपको क्लाउड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने इस तरह काम किया, वो आपसे क्लाउड की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको नहीं पता, तो फिर आप वहाँ पे रह जाते हैं बहुत जगहों पे। मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं लास्ट ईयर, कुछ मैंने क्लाउड वाला पार्ट बहुत अच्छे से तसल्ली से पास किए हुए हैं, लेकिन डेवऑप्स में जाके थोड़ा बैकलॉग आता था, क्योंकि उसमें टूल्स वगैरह सारे प्रैक्टिस नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी चीज़ें अब देखी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं, हफ्ता लगेगा इन सबको कंपाइल करके, रिवाइज करके, CV अच्छे से रेज्यूमे में अपडेट भी हो जाएगी, लाइक काफ़ी कुछ डिफेंड करने के लिए होगा अभी। बट ड्रॉबैक ये है कि कंपनी में वो थ्रू आउट एक रिमोट सर्विस पे वो जा रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर मार्केट से जिस तरह भी आपने, वो मैं पूछा था क्वेश्चन, लेकिन आपने पहले ही इस चीज़ को वो बताया भी है कि अगर आप एक साइड पे जा रहे हैं, देन मार्केट में घुसने के लिए ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी आ जाता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी मेरे पास ये कन्फ्यूजन है कि अब मैं अगर नेक्स्ट वीक अगर मेरे पास ऑफर आती है अगर कोई, तो और एक तो ऑफर बहुत थोड़ी है, लाइक मैं लाइक 50,000 वो स्टार्टिंग दे रहे हैं, और 1 ईयर कोई इंक्रीमेंट नहीं है। मैक्सिमम भी हुआ 60 तक शायद वो दे दें, अगर इतना एक्सपीरियंस मैं डिफेंड कर दूं, लेकिन वो भी मुझे नहीं अच्छा। लगता 60 से ज्यादा देंगे। 1 ईयर इंक्रीमेंट नहीं है, मतलब 2 ईयर्स का हम्म। कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड मस्ट है। ओवरऑल टोटल स्टक फेज है, लाइक मुझे मतलब 50-60 में तो सर, मतलब सिंपल क्या है, तो अपना गुजारा भी नहीं निकलता, अगर आप इस्लामाबाद सही में बात है। सिंपल रह रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है अगर आप इस तरह करें। अब सीखने को जिस तरह की बात है, ये हमने चले डेवऑप्स में चीजें कुछ उनके साथ भी रह के सीखी हैं, लेकिन फिर बात वही है कि उस एक्सपीरियंस को, 1.5-2 साल के एक्सपीरियंस को दोबारा मार्केट में डिफेंड करना दोबारा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक बैकलॉग होगा क्लाउड बेस, और वो सारा हम एक डिफरेंट साइड पे जा रहे होंगे। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सिनेरियो बताने का मकसद ये था सर, आप ही क्या सजेशन है अभी, एक तो इस ऑफर के साथ जाना चाहिए, या मैं मार्केट में दोबारा एक्सपोज, क्योंकि मैंने 1 साल हो गया अभी तक प्रॉपर जॉब नहीं स्टार्ट की, एज इन के जिस तरह फिजिकल जॉब प्रॉपर स्टार्ट होती है, वो अभी तक बैकलॉग है, क्योंकि एक अच्छी ऑफर आएगी या कोई अच्छी मिलेगी, और एक्सपीरियंस अभी जिस हिसाब से अभी कवर की है, अभी समझ आती है मार्केट में जाने के लिए भी। अभी एक है कि यार मैं डिफेंड भी कर लेता हूँ चीज़ों को, और मैं कर भी सकता हूँ आगे। तो ये है कि अभी एक तो ये समझना जरूरी है हम्म। कि इस ऑफर के साथ, इस कंपनी के साथ कोई गुजारा हो सकता है, कोई बन सकता है, या मुझे हंटिंग अच्छी हम्म। करनी चाहिए। जिस तरह अभी मेरे पास एक और ऑफर थी लाहौर से, लास्ट वीक ही आई थी, उनको भी मैंने इसी तरह अपना एक्सपीरियंस डिफेंड किया, वो भी 50 स्टार्टिंग कर रहे थे, 2-3 इंक्रीमेंट थोड़े थोड़े कह रहे थे देंगे, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं है। अगर आप शिफ्ट भी करते हो, साथ काम भी करते हो, डेडिकेशन भी शो करते हो, इंटरेस्ट भी है जिस फील्ड में आपका, और उसके बाद आपको हम्म। इतना ही नहीं मिल रहा कि आप मोटिवेट रह सको। तो इस हिसाब से थ्रू आउट सारे सिनेरियो पे आपकी सजेशन चाहिए। नहीं, माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने चीज़ें बताई हैं। ऑब्वियसली ये वो चीज़ें हैं जो कि यार चीज़ें डेवॉप्स में इतनी सारी हैं कि आपकी जो चीज़ें आप बता रहे थे, तो मैं वही सोच रहा था कि यार मैंने
मैं सोचता रहा हूँ कि ये चीजें ऐड ऑन करूँ, लेकिन बताया ना कि ये जो टूल्स है ना डेवऑप्स के टूल्स, इनको एक बात हमेशा याद रखना कि यार ये हमने कवर करने की तो कोशिश की है 2 3 या 4 क्लासेस के अंदर, कईयों में हमने 5 7 क्लासेस भी की हैं। तो लेकिन चीज ये कि ये इतने बड़े बड़े कोर्स यानी कि टूल्स हैं कि इनके ऊपर पूरे पूरे कोर्सेज बन सकते हैं। जिस तरह आपने लिनक्स बात किया, तो लिनक्स इज अ बिग थिंग। मैं लिनक्स का अभी मैं खुद भी दावा नहीं कर सकता कि मुझे लिनक्स जो है वो बड़ी अच्छे से आती है। ऑब्वियसली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इतनी सारी हैं, कमांड्स इतनी सारी हैं, चीजें इतनी सारी हैं कि ऑब्वियसली ये लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट फील्ड, जो कि एक पूरी जॉब रोल है, जिसको कंपनीज के अंदर जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी सारी हैं। जो कि आपने ये के स्टैक की बात की, मैंने भी कहा था मैं करूँगा, ग्राफाना प्रोमीथियस इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर करके इसमें ऐड ऑन करूँगा। तो ओपन शिफ्ट है, ओपन शिफ्ट भी काफ़ी आजकल पॉपुलर है, वो भी एक मज़े की चीज़ है। आपने हेल्म किसका जिक्र किया, मेरे एकदम जेहन में आया कि हेल्म भी जो है वो अपने क्यूबरनेटीज में ऐड करने का मैं सोचा था, क्योंकि हेल्म पे मैंने काम किया हुआ है। तो चीज़ें काफ़ी, अगर आपने ये सब चीज़ें की हैं देन इट विल बी अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू। लेकिन जो आपने बात की है ना कि पहले मैं ये सोच रहा था, जब आप ये सब चीज़ें बता रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि आपको जो है ना वो अगर विदाउट क्लाउड भी इस तरह की चीज़ों में या इस तरह के चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा है, और अगर ये चीज़ आप लर्न कर रहे हो और आपको अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उसको अवेल करना। जब तक मैंने आपने आपने मुझे बेनिफिट्स का या पैकेजेस का नहीं बताया था ना, तब तक मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको ये कहूंगा कि आप क्लाउड अपने तौर पे लर्न करो साथ साथ, और लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके इन हो मार्केट में, ताकि आपको इन टूल्स के ऊपर और बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैज जिसने आपने बात किया, जैज की बात की आपने, बड़े क्या नाम है ये कैरी, ये जो प्रोवाइडर्स है, टेलकोज हैं, इनकी बात की। तो मैं ये सोच रहा था कि यार आपको ये जरूर जाना चाहिए। लेकिन चीज ये है मैं हमेशा इस चीज को इतना अप्रिशिएट नहीं करता कि हम अगर पैसे के पीछे भागें और हम अपने एक्सपीरियंस को जो है वो इग्नोर करें। लेकिन जब आपने ये बात की ना कि आपको वो 50,000 दे रहे हैं और आपसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं, अगर वो 50,000 भी देते और आपसे कॉन्ट्रैक्ट ना करवाते ना, तो शायद फिर भी मैं आपको जो है वो इस चीज के लिए क्या नाम है मोटिवेट करता कि आप जरूर जाओ। बिकॉज जिस तरह की वो चीजें पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं आपको, यानी कि आपको एक इंटर्नशिप दे रहे हैं और आपको क्या नाम है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इट मीन्स कि उनके पास कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे कि जो वो करना चाह रहे हैं और वो करवाना चाह रहे हैं आपके थ्रू, तो जिसमें आपका काफी एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली फिर आप, इसका मतलब है कि आप 2 साल बाद भी जब लोग जो है वो अच्छे पैकेजेस पे जा रहे होंगे, आप अभी भी 50 60 या लाख के ऊपर बैठे होंगे, जो कि अगेन मैंने बताया कि हर किसी का अपना एक वो होता है, क्या नाम है सर्कमस्टेंसेस होते हैं घर के, हर फैमिली के अपने एक हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए, और आपको, तो मैं ऑब्वियसली ये कहूंगा कि यार आपको अगर अपने नॉलेज को देखना है तो ऑब्वियसली आपको जंप इन करना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली उससे बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक होगी कि आप स्विच नहीं कर सकोगे। दूसरी तरफ ये चीज आती है कि, और ऊपर से ऑब्वियसली क्लाउड भी नहीं है। अब दूसरी चीज ये आती है कि अगर अगर मैं मार्केट की बात करूं, तो आपने जिस तरह बताया कि आपने एक और भी जॉब के लिए अप्लाई किया, वहां पर भी आपको तकरीबन कोई 50 60 की ऑफर आई, और बट दे सेड कि आपको थोड़े छोटे छोटे को 2 3 इंक्रीमेंट्स भी दे देंगे। लेकिन चीज ये है, पहली तो चीज ये है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी इसलिए भी ले लो कि क्या नाम है, आप एक स्टेप है, ये पहला स्टेप है जिसको आपने पाँव रख के चढ़ना है। उसके बाद आपने वहां पर चीजें गेन करनी है, अपना बेनिफिट देखना है। मैं ये रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करूंगा, मैं अपने लिंक्डइन पे भी अपलोड करूंगा। शायद मुझे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहें कि क्या नाम है, ये क्या मैं बात ऑब्वियसली कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। मैं क्योंकि स्टूडेंट्स को कंसल्ट करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, उनको मैं कोई गलत चीज़ गाइड नहीं कर सकता। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं अपने लिए भी इम्प्लीमेंट ये करता हूँ कि मैं क्लाइंट को या अपनी कंपनी को जरूर सर्विसेज दे रहा होता हूँ, बट मैं कोई ऐसी सर्विस नहीं दे सकता कि जहां पर मेरी लर्निंग ना हो। यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं मैं कर सकता कि जहां पर मेरी लर्निंग रुक जाए और मैं एक ही जो है वो बाउंड्री के इर्द गिर्द घूमता रहूं। मैं अभी भी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं लीड पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे वहां पर अपना एक बेनिफिट नजर आ रहा है कि मुझे टेक्निकल स्किल्स के साथ कुछ मैनेजमेंट स्किल्स भी आ रही हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली मुझे मैनेजमेंट रोल में जाना है। लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी जो है वो टेक्निकल स्किल्स इसलिए हैं कि मैं अपनी वो स्किल्स जिसको मैंने इतनी मुश्किलों से डेवलप किया है, वो मैं पीछे नहीं छोड़ सकता सिर्फ इस चक्कर में कि मैं जो है वो मैनेजमेंट साइड पे चला जाऊं। तो टेक्निकल साइड इज अ मच बेटर थिंग, कि जो आपके अपनी जो है वो स्किल है, जिसको आप किसी भी कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होते, आप अपनी स्किल्स को रख के कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो। तो
मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ कि अपना बेनिफिट देखो, वहां पर बैठो, वहां पर जाओ, काम करो, अपना नॉलेज गेन करो, एक्सपीरियंस गेन करो, और फिर अगली पोजीशन के लिए अप्लाई करो, और अगली पोजीशन आपकी ज्यादा बेटर होगी। सॉरी। इसीलिए जो पहला जंप होता है, पहली सीढ़ी होती है, वैसे मुझे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि अगर कोई डेवॉप्स पोजीशन के लिए एक अच्छी, यानी कि इस तरह की जेडी की बात करके अगर कोई 50-60 की बात करता है आजकल के दौर में, तो इट्स वेरी स्ट्रेंज। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि अगर आपका 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी है ना, तो आपको मिनिमम 1.25 लाख 1.5 लाख तो इजीली मिल जाता है आजकल के दौर में। ऑब्वियसली एक स्किल है, ये कोई हर बंदा नहीं कर सकता, यहाँ से चलता फिरता कोई बंदा नहीं कर सकता। कि आपके अगर नॉलेज है, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हो, उसको ऑटोमेट कर सकते हो, देन यू हैव टू हैव द इनफ अमाउंट के जो आप जो है अपनी फैमिली के लिए लेके जा सको। तो मेरा तो ये ख्याल है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट पे ना जाना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉन्ट्रैक्ट का मसला ये है कि ओबियसली अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दोगे, फिर वो आपके इश्यूज क्रिएट होंगे या जो भी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो आई विल अप्रिशिएट कि आप जरूर जाते, चीजें सीखते, एंड देन मूव ऑन। आफ्टर 6 मंथ्स आपको मूव ऑन करना चाहिए, ताकि आप बेटर पैकेज के ऊपर जा सको, बिकॉज हर किसी ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो एट द एंड ये चीज मैटर भी कर रही होती है, लेकिन इनिशियली कोई न्यू है, कोई फ्रेशी है, तो मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि यार पैसे की तरफ नहीं भागना, अपने एक्सपीरियंस की तरफ भागो। आप जब एक्सपीरियंस लोगे तो ऑब्वियसली आप बहुत स्पीड से जंप करोगे। मेरा एक स्टूडेंट था, पता नहीं आप में से शायद कोई जानता है कि नहीं, माशाल्लाह वो मैनेजर है, डेवऑप्स में ही काम कर रहा है, और विद इन आई थिंक 3 to 4 years में वो यहाँ तक पहुंच गया है शायद, आई थिंक। शायद आप लोग जानते हो, तैयब है मेरा स्टूडेंट है, माशाल्लाह वो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा है। और मैं उसकी एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि उसने बहुत छोटे टाइम पे, जब मुझे वो मेरे साथ काम करता रहा, मेरी क्या नाम है, ट्रेनिंग श्रेनिंग में मेरे से मुझे असिस्ट करता रहा मुझे काफ़ी अरसा। फिर उसके बाद उसने एक कंपनी में छोटे पैकेज पे स्विच किया, बट वो उसने बहुत स्पीड से काफी ज्यादा चीजें, लेकिन उसके बाद नॉलेज भी था, उसने काफी एक्सपीरियंस लर्निंग बहुत की। जिस जिस जगह पे, जिस कंपनी में वो गया है, उसने वहां जाकर लर्निंग की है। तो इसलिए अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है। टाइम मैनेज करो, अगर आपका 8 घंटे जॉब का है तो उसमें आप अपना 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल सकते हो अपनी लर्निंग के लिए, अपने तमाम टिकट्स और अपने तमाम काम कंप्लीट करके आप अपनी लर्निंग को दे सकते हो। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपनी आपको इस पे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि आप क्यों लर्न कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड बेनिफिट उन्हीं का हो रहा होता है कि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। तो ये डिटेल्स है मेरी, एहसान। मेरा ख्याल है कि ये आप समझ गए होगे। कोई और क्वेश्चन है या फर्दर आपको कुछ आंसर चाहिए तो जरूर पूछ सकते हो। जी सर, मैं समझ गया हूँ। बाकी इंशाल्लाह मिलेगी आपको, जितना आपने एक्सपीरियंस ये चीज़ें बताई हैं, और ऑब्वियसली इसमें मिलेंगी। आई विल ट्राई, मतलब मुझे काफ़ी सारी रिज्यूमेज आती रहती हैं, आप लोगों की भी आती है, और मेरा दिल भी करता है कि यार मैं करूं, लेकिन ये होता है कि कंपनीज की मुझे कुछ समझ नहीं आती, लिटरली एचआर की नहीं समझ आती, कंपनीज की क्या। मैं क्योंकि खुद, हमें खुद अच्छे बंदे चाहिए होते हैं सम टाइम, लेकिन हमें एचआर की वजह से चीजें नहीं मिल रही होती प्रॉपर। वो किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे होते हैं, वो पहले तो यानी कि जब सीवी हमें उनको पकड़ा रहे होते हैं या हम उनको कह रहे होते हैं, तो उस टाइम वो बड़े पोलाइटली कहते हैं कि सर नो इशू, आपका काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा कंसर्न ये नहीं होता कि मेरे जो रिज्यूमे या मेरे किसी सीनियर ने रिज्यूमे पकड़ाई है तो उसको हायर कर लो। मेरा ये होता है कि उसको एटलीस्ट इंटरव्यू तक लेके आओ, कि इंटरव्यू में आएगा तो उसको डिफेंड वो करे ना, यानी कि उसको अपने आप को खुद डिफेंड करना चाहिए। तो अगर वो इंटरव्यू के लिए नहीं आ रहा या वो आप आ रहा, तो इसका मतलब है कि कुछ इश्यूज और भी है ना। तो इसीलिए बाकी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ उधर भी एक अपॉर्चुनिटी डेवऑप्स की है, लेकिन उनको एज्योर और जीसीपी क्लाउड के साथ डेवऑप्स का रिसोर्स चाहिए, कि जिसके बाद डेवऑप्स टूल्स का नॉलेज हो, लेकिन एज्योर और जीसीपी क्लाउड पे उसका एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस जरूर हो। तो क्योंकि एडब्ल्यू सी काफी सारे हो गए उनके पास, अब वो ज्यादातर एज्योर और जीसीपी का ढूंढ रहे हैं। तो अगर कोई हो तो मुझे ज़रूर वो पर्सनली भी अप्रोच कर सकता है, कि फिर मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूँ कि अगर उनका कोई जो है वो जॉब बन जाए। ठीक है सर। जी सर, बिल्कुल सर, समझ गया हूँ। ठीक है, सनान आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, और बाकी हनान ने भी करना है, और सुहेल भी हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है कर लो, जिसने पहले किया वो भी कर सकता है वैसे तो। अगर कोई लिख के करना चाहता है लिख के कर ले, कोई मसला नहीं, मैं उसका क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर नहीं दूंगा। सर, लिखने का इशू नहीं है। बेसिकली सर, मार्केट में मैंने ना काफी अपनी सर्चिंग की है इसमें डेवॉप्स के रिलेटेड ना। तो मैंने मार्केट को यही एनालाइज किया कि इफ यू आर फ्रेशर देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट लाइक मोर देन 30 to 35, क्योंकि मैंने रिसेंटली पोस्ट देखी है इंडीड पे। मैंने अपनी प्रोफाइल पूरी बिल्ड की थी इंडीड के ऊपर कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन सर, मार्केट को देख के ना, जो एचआर की
पॉलिसीज हैं। तो सर मैं तो कह रहा हूँ कि डेवॉप्स मेरे लिए शायद अच्छा फैसला ना हो, क्योंकि जो इनिशियल लेवल पे आपको पता है, काम किए बगैर आपको नहीं आता काम। ऐसे ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो, काम करते हो, सीखते हो, देन आगे मूव ऑन करते हो, दूसरी कंपनीज में अप्लाई करते हो। पहला इनिशियल स्टेप ही नहीं लिया जा रहा। जो इनिशियल स्टेप है मार्केट में हम्म। जाने के लिए, वो ही लेना बड़ा मुश्किल हुआ है ड्यू टू सम एचआर इश्यूज। कम्युनिकेशन अच्छी हो, हाँ, ठीक है, काम आता हो अच्छा हो, लेकिन फिर भी दे प्रेफर के उससे थोड़ा लो मिल जाए, कम पैसों में मिल जाए, कम पैसों में रिसोर्स मिल जाए, दे रिकमेंड। लेकिन है ना, इसमें एक चीज हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको अभी इनिशियली अगर वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं ना, तो आप भी लोग भी अपना बेनिफिट देखो। अगर वो कह रहे हैं ना कि भाई हम्म 30,000 रुपये में आओ और काम बस करो, तो आपको ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्योंकि आओगे आप अपनी मर्जी से और जाओगे भी अपनी मर्जी से। उधर अपना ऐसे। बेनिफिट देखो और कोशिश करो। अगर तो रिमोट जॉब है तो देन इट विल बी गुड, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कम से कम वो फ्यूल कॉस्ट तो बचेगी ना। हम्म तो वो आपका एक हम्म बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लिटिल थोड़ी सी स्ट्रगल इनिशियली करनी चाहिए, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि स्ट्रगल हम्म अच्छी होती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने पे भी डिपेंड करता है। छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस दे देते हैं अपॉर्चुनिटीज, आप लोग उधर जाओ, जाके ऐसे। लर्न करो। तंग वो आपको करें, आप तंग हो जो इनिशियली 1 साल या 6 महीने तंग होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये कि आपने उधर परमानेंट नहीं रहना, आपने ग्रोथ अपनी देखनी है, आपने अपना बेनिफिट ऐसे। देखो। हर कंपनी अपना बेनिफिट देख रही होती है। हम लोगों ने अपना बेनिफिट देखना है ताकि हम भी ग्रो कर सकें और हम आगे जा सकें। ओबियसली एट द एंड हम सब कुछ जो है वो ओबियसली एक अच्छा पैकेज लेने के लिए कर रहे होते हैं कि यार हमें अच्छा पैकेज मिल जाए। एक्सपीरियंस भी हम इसीलिए लेते हैं। मैं इसीलिए बात करता हूँ कि ये स्किल डेवलप करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो ऐसे। आपको बताया ना कि मैंने 5 साल आईटी में वॉइस ओवर आईपी में काम किया था, तो मुझे वहां पर मैं सपोर्ट लेवल की जॉब करता था। हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट यूएस के पाकिस्तान के डिफरेंट डेटा सेंटर्स थे, हम उनके अंदर जितने भी वॉइस ओवर आईपी के सर्वर्स थे उनको मैनेज कर रहे होते थे। डायल प्लान्स लिख रहे होते थे, कॉल्स कैसे आनी है कैसे जानी, नेटवर्क साइड से कुछ चीजें देख रहे होते थे। लेकिन मुझे लगता था कि यार अगर मैं, एक तो मार्केट बहुत छोटी थी, वॉइस ओवर आईपी की मार्केट बड़ी छोटी थी पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा ये था कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ था उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी ही नहीं पाकिस्तान में। मैं आईपेक्स में ऐसे ही है, बैठा मैं हुआ था। जानता हूँ। तो जी अब जी, मैं ऐसे ही। वहां बैठा, अब मुझे ये था कि यार अगर मैं यहाँ से कहीं गया भी तो मैं तो छोटी कंपनी में जाऊंगा और किसी डिफरेंट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, और यानी कि अपॉर्चुनिटी कम है ना, मार्केट छोटी थी, तो वो बड़ा एक बड़ा इशू था। मैंने सोचा ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसमें मेरी अपनी स्किल हो, कि मैं कंपनी पे डिपेंडेंट ना हो बल्कि कंपनी मुझ पर डिपेंडेंट हो। तो मैंने फिर वहां पर ये चीजें सीखी, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखी, वहीं पे बैठ के डेवऑप्स के टूल सीखे। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि मेरी लक इसलिए भी अच्छी थी कि उस टाइम मार्केट ये भी न्यू थी डेवऑप्स की। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, ग्रोथ जल्दी जल्दी हुई, स्पीड से सब चीजें हुई। लेकिन मैंने फिर उसी टाइम ये सोचा था कि यार अगर मैंने ये चीज सीखी है तो मुझे इसको ट्रेनिंग्स में लेके आना है, ताकि मैं दूसरों को करवाऊं, पुश करूं, उनको फोर्स करूं कि यार आप लोग भी कर सकते हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ ना, लिटरली मेरे पास कोई प्रोग्रामिंग की स्किल्स नहीं है, मैं कोई मुझे कोई बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं आती, लेकिन ये कि अब मुझे बैश स्क्रिप्ट लिखने पड़े, पाइथन के स्क्रिप्ट लिखने पड़े, आई कैन डू दैट। बट ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रोफिशिएंट इन दीज थिंग्स, बट ऑब्वियसली हम काम कर सकते हैं अगर हमें करना पड़े तो। सही है। ऐसे ही बाकी है ये सर। कि डिसअपॉइंट नहीं होना, ये फील्ड बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात मैंने शायद अपने कोर्स कंटेंट के अंदर मल्टीपल टाइम की है, मैं इस दफा दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर किसी के पास बाहर जाने की, यूके, यूएस, यूरोप मार्केट या यूएस मार्केट जाने की, या कनाडा मार्केट में जाने की, ऑस्ट्रेलिया मार्केट में जाने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो वो जरूर जाए इस फील्ड के साथ, इस चीज के साथ। मैं गारंटी तो ओबीसी खुदा की होती है, मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन ये कि मैक्सिमम चांसेस है कि आप जल्दी जॉब ले लोगे, बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी आपको। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। इसीलिए अगर बाहर जा सकते हो तो जरूर जाओ, और इस फील्ड के साथ इस चीज को पक्का करके जाओ कि आपने जाना है, विद इन अ मंथ आपने जॉब लेनी है। एंड यू कैन डू दैट, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। लेकिन डिसअपॉइंट नहीं होना इस चीज से। ठीक है सर, ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सलामकुम सर। वालेकुम जी, सुहेल। जी जी। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे थे, यानी कि अगर आपने इसमें डोऑप्स में अगर आप अपना करियर चाहते हो अच्छा, तो आपको यानी कि यूरोप वगैरह मूव करना पड़ेगा। तो सर मैं, जैसे आपको पहले पता कि मैं ऑलरेडी यूरोप में हूँ, तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर इधर अभी तो डिवॉप्स के जो टूल्स हैं वो मैंने कर लिए हैं सारे। अब एक मसला आ रहा है कि मुझे क्लाउड नहीं आता। अगर मैं क्लाउड के बगैर जाऊंगा तो मेरे ख्याल से मैं जॉब नहीं हासिल कर पाऊंगा। तो सर मैं, मेरे ना अपने भाई से बात हुई थी, वो इधर इत्तेहाद एयरवेज में काम करता है। तो उससे मुझे बताया था अगर आपको ये टूल्स आते हैं तो हो सकता है कि आपको इधर कोई कंपनी काम सिखा दे, यानी कि AWS के बारे में वो क्लाउड सिखा दे या कोई भी क्लाउड सिखा दे आपको।
तो सर विदाउट क्लाउड क्लाउड में जॉब हासिल कर सकता हूँ इधर? मैं आपको बताता हूँ, मेरे स्वीडन में भी बहुत से स्टूडेंट्स रहे हैं। यूके की बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेरे। क्या नाम है, आप मैं का नॉर्वे में हो, किधर हो आप? नहीं सर, जर्मनी। जर्मनी में। जर्मनी का एक और भी स्टूडेंट है इसी बैच में, वो मेरे ख्याल से भी ड्रॉप कर गया है, तो वो भी है। हम्म। लेकिन ये कि मेरे जर्मनी के भी काफ़ी रहे हैं, बल्कि जर्मनी में काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं। यूएस में तो बहुत सारे हैं। यूएस में तो सारे मेरे ख्याल से अंग्रेज ही हैं ज़्यादातर। वो तकरीबन हम्म। अप्रॉक्सीमेटली मेरा 50-60 प्लस हैं वो भी। तो लेकिन चीज़ ये कि मैं ऑनेस्टली बताऊं कि क्लाउड के बगैर मैं अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन ये एक ब्लॉकर नहीं बनाना, माइंड पे सवार करके इंटरव्यू पे नहीं जाना। देखो मार्क अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कोशिश करो। ये नहीं करना है जीरो होके जाना। मैं हमेशा जब इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैंने आपको शायद डेवॉप्स के पार्ट में भी शायद ये रिपीट किया था। डेवॉप्स कह रहा हूँ, डॉकर के पार्ट में, कि इंटरव्यू लेते हुए सबसे ज्यादा मुझे जो बुरी चीज लगती है वो ये लगती है कि अगर किसी में यानी कि इंटरव्यू लेते हुए किसी से क्वेश्चन करता हूँ ना कि यार डॉकर कंटेनर्स क्या हैं या वॉल्यूम क्या है या कोई चीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेता हूँ, तो वो मुझे अगर ये कहे ना कि मुझे मैंने डॉकर पे काम नहीं किया हुआ, तो ये मुझे इसलिए बुरा लगता है कि यार आपने काम ना करना, हर चीज करना ये बात की बात है, कम से कम आपको डेफिनेशन तो पता होना, यानी कि यूज केस तो पता होना कि डॉकर है क्या, कंटेनराइजेशन है क्या। क्योंकि अगर आप जेडी डॉकर उसके अंदर मेंशन किया हुआ है और आप उसके लिए इंटरव्यू देने आ रहे हो तो आपको एटलीस्ट पता हो। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का भी जाके यानी कि अगर आप डेवॉप्स के लिए जा रहे हो, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग एडब्ल्यूएस का वर्ड लिखा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, तो भाई एडब्ल्यूएस आपने डेवॉप्स, जो मुझे लगता है मेरे पर्सपेक्टिव में डेवॉप्स इज मच मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जी। कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है, एडब्ल्यूएस का एक कंसोल है, उसके अंदर सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, आपकी लिनक्स आपको सपोर्ट करेगी बिकॉज एडब्ल्यूएस की सीएलआई भी है, एसडीके एपीआईज भी वहां पर आती हैं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग पे सर्वर कैसे लॉन्च करना है EC2, मेरे ख्याल से आप शायद 1 घंटे में सीख सकते हो। आपको S3 में बकेट कैसे बनानी है, आप विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स सीख सकते हो, बिकॉज इट्स जस्ट अ सिंपल वे। आप वो करो। उसके अलावा RDS इंस्टेंसेस कैसे बनते हैं राउट 53 में, रिकॉर्ड सेट्स कैसे बनते हैं, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं। आपने मुश्किल चीज सीख ली है। आपको अगर क्यूबरनेटिस का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, आपके पास टेराफॉर्म का नॉलेज है, आपको एंसिबल का पता है, आपने डॉकर पे काम किया हुआ है, आपने लिनक्स बैश पे काम किया, बट देन आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप विद इन 10 डेज और 15 डेज आप इतना नॉलेज लेके जा सकते हो कि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ सकते हो और वहां पर जाके इंटरव्यू दे सकते हो। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं जेल में था, मैं समझा था आप नॉर्वे में हो। जर्मन मार्केट इस टाइम यूरोप की टॉप मार्केट है इस फील्ड की, जिसमें अपॉर्चुनिटीज बेपना है मेरे नॉलेज के जी। अकॉर्डिंगली, जी क्योंकि मेरे काफी सर, स्टूडेंट्स ऐसा ही भी है। हैं, मेरे काफी सारे जो है वो रिलेटिव भी हैं जर्मनी में। तो हम्म। मुझे पता है कि जर्मनी बहुत हॉट है, इसलिए इस चीज को वेस्ट ना करो ये सोचे बगैर, बस जल्दी से विद इन फ्यू डेज आपको अपने पिछले सारे डेवॉप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए हैं वो पक्के करो। 15 to 20 डेज क्लाउड कंप्यूटिंग पे लगाओ, एक क्लाउड को पकड़ लो सिर्फ, AWS को अभी, और जंप इन कर जाओ। आपको वहां पर खुद से वो सिखाएंगे, क्योंकि वहां मैंने देखा है बाहर की मार्केट में एटलीस्ट वो इंसान को इंसान समझते हैं, पाकिस्तान में तो ये कहते हैं ऑनेस्टली, मैं खुद क्योंकि ले रहा होता हूँ, यानी कि डिफरेंट इंटरव्यूज भी ले रहा होता हूँ और डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ। क्लाइंट साइड पे इतने इश्यूज नहीं होते, इधर इसलिए इश्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको प्रोजेक्ट्स दिलवाने हैं, ऑब्वियसली दे हायर यू फॉर गेटिंग द प्रोजेक्ट्स। अगर वो हम्म। प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली वो उनके लिए बेनिफिट नहीं है। तो इसीलिए अपना क्या नाम है, नॉलेज लो AWS का, जंप इन करो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपके पास बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, यू आर इन जर्मनी। अच्छा सर, एक और चीज़, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ या कोई भी इंटरव्यू के लिए जाता है, तो सर वो मतलब वो आपको जज करते हैं कि इनको यानी कि टूल के बारे में नॉलेज है, कि वो इंटरव्यू में बड़ा डीप जाते हैं, यानी कि बड़े मुश्किल सवाल करते हैं कि जिसका यानी कि एक बड़ा बंदा एक्सपर्ट हो उसको पता हो, सिर्फ जस्ट एज अ फ्रेशर यानी कि जब मैं जाऊं तो मुझसे किस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हम्म। हैं, यानी कि किसी टूल हम्म। टूल के बारे में, यानी कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कि ये डॉकर क्या है, डॉकर मतलब कैसे काम करता है, मैं यानी मैं कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं जी या? बिल्कुल बताता हूँ। जी। देखो मैंने अभी तो काफी टाइम हो गया कोई इंटरव्यूज इस तरह से नहीं दिए, लेकिन कुछ अर्सा पहले मैं देता रहा हूँ इंटरव्यूज इंटरनेशनल मार्केट में भी, हम्म। US मार्केट में स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो वहां पर मैंने ये नोटिस किया है कि वो आपसे बहुत डेप्थ, मैंने शायद ये इनिशियली आप थोड़ा सा लेट आए हो, मैंने ये डिस्कस किया था कि बहुत ज्यादा वो डेप्थ में नहीं जाते हैं। मैंने जो नोटिस किया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो आपको
दो चीजें जज कर रहे होते हैं। वो आपकी पर्सनालिटी जज करते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ चेक करते हैं, आपके चैलेंजेस पूछेंगे कि आपको पिछली कंपनी में क्या कोई चैलेंज आया। जिस तरह अगर आपने ये लिखा भी हुआ है ना कि फॉर एग्जांपल कि आपने डॉकर के ऊपर काम किया हुआ है या आपने टेराफॉर्म के ऊपर काम किया हुआ है, लेकिन आपने वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने इस ट्रेनिंग कोर्स की बेस पे लिखी हुई है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन कर लें कि भाई आपको टेराफॉर्म यूज करते हुए या कोई भी डेवॉप्स टूल यूज करते हुए आपको लास्ट कंपनी में कोई ऐसा चैलेंज आया हो जिसपे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई हो, तो आप इसको इस तरह से डिफेंड भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने टेराफॉर्म पे काम किया हुआ है, तो आप ये कह सकते हो कि, और ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको टेराफॉर्म एक्चुअल में भी आना चाहिए। आपने इंटरव्यू में तो अब ये बात कह लोगे, लेकिन आपको एक्चुअल में टेराफॉर्म के जितना मैंने पढ़ाया एटलीस्ट उतना आना चाहिए। उसमें आप ये उनको कह सकते हो कि मुझे ये चैलेंज फेस हुआ कि मैंने अपने मेरा जो क्लाइंट जिसके साथ मैं काम करता था पिछली ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने तमाम क्लाउड के रिसोर्सेज को मैन्युअली मैनेज कर रहा था, और उनको मैन्युअली मैनेज करने में, उनको मैन्युअली क्रिएट करने में, यानी क्लाउड के ऊपर कंसोल को यूज करते हुए वो क्रिएट कर रहा था और सब कुछ करते हुए उनको चैलेंजेस आ रहे थे। तो मैंने वहां पर ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई और उनको ये फोर्स किया कि वो टेराफॉर्म यूज करें एज कम्पेयर टू यूजिंग द मैनुअल प्रोसेस। अब वो टेराफॉर्म को यूज करने के लिए उन्होंने मुझे ही असाइन कर दिया ये टास्क कि आप उसको टेराफॉर्म को लेके आए। तो मैंने ये किया, मैंने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनुअली जो बना हुआ था उसको नहीं छेड़ा, मैंने उसका एक और रीजन के अंदर या उसी रीजन के अंदर विद डिफरेंट सबनेट्स मैंने टेराफॉर्म के थ्रू कंप्लीट आर्किटेक्चर रेडी किया, उनकी एप्लीकेशंस के लिए रिसोर्सेज रेडी किए, एप्लीकेशंस डिप्लॉय की। वेन एवर इट्स रेडी, जब उनको मैंने ये लाइव दिखा दिया कि ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से लाइव जो है टेराफॉर्म के थ्रू चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पिछले वाले को ब्रेक करके इस वाले पे स्विच कर दो। तो ये एक चैलेंज है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द चैलेंज। और ये वो चैलेंज है जो कि क्लाइंट भी कहेगा कि हाँ यार वाकई ये तो ऐसा चैलेंज है जो कि क्लाइंट को बताना। और फिर मैंने उसमें ये भी चीज ऐड कर दी, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, आप ये भी चीज ऐड कर सकते हो कि इस सारे प्रोसेस के अंदर ज्यादा बेनिफिट टेराफॉर्म पे जाने का कंपनी को है, ऑर्गेनाइजेशन को या क्लाइंट को है, एज कंपेयर टू मी। बिकॉज अब वो मुझ पे या किसी भी डेवॉप्स रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज उनके रिसोर्सेज सारे जो है टेराफॉर्म के थ्रू मैनेज हो रहे हैं। तो अब उनको क्या करना, अगर उनको नया कोई चीज इंट्रोड्यूस भी करनी है, उन्होंने एक मॉड्यूल को कॉल करके एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देना है। अब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा कोड में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अब वो किसी भी क्लाउड यानी कि रिसोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। इसमें जितना बेनिफिट क्लाइंट को मिलता है उतना बेनिफिट रिसोर्स को नहीं मिलता टेराफॉर्म पे जाने से। तो ये वो चीज है जिसमें उसको लगेगा कि यार आपने एक चैलेंज भी मैनेज किया, आपने क्लाइंट को एक अच्छा सोल्यूशन भी दिया और क्लाइंट का ही भला कर दिया एट द एंड। समझ आई? जी जी तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों के लिए बड़ा एक हेल्पफुल हैं कि आप इसको इस तरह से डिजाइन करके पेश कर सकते हो अपने इंटरव्यू के सामने, और उसको बता सकते हो कि आप ये जो चीजें कर रहे हो। तो ये है बस, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, ये चीजें लर्न करो और जंप इन करो विदाउट थिंकिंग कि यार पोजीशन बड़ी है छोटी है, एक्सपीरियंस है नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं होगी। एक्सपीरियंस लो, गया हो जगह दो चार कंपनियों में नहीं रखेंगे, कुछ चौथी पांचवी छठी 10वीं 11वीं में कहीं ना कहीं तो रख लेंगे ना, कोई ना कोई तो रख लेगा ना। इसलिए ये चीज ना जी देखो, जंप इन करो और इंटरव्यूज दो। जी, जी सर। अगला क्वेश्चन किसी का? यार आप म्यूट हो। तो सर अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने भी ना डेवऑप्स की जॉब स्विच की है, आईटी बैकग्राउंड में था। तो उसका रोल एज अ डेवऑप्स इंजीनियर है। पर समटाइम ये होता है कि जो डेवलप के भंड हैं वो भी उसके हिस्से में आ रहे होते हैं कि भाई तुम जो है ना इसको रिजॉल्व करो, इसको जो है ना डेवऑप्स इंजीनियर को करने पड़ रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में बंदा क्या करे सर, मैनेजमेंट को कैसे कन्विंस करे कि भाई ये जो आपने प्रॉब्लम फेस किया है ये डेवलपमेंट साइड का इशू है, और डेवलपर जो है ना वो उसी टाइम यही कहते हैं कि ये डेवऑप्स इंजीनियर का इशू है। तो ये ब्लेम गेम अभी भी है। यार असल में ये ब्लेम गेम तो रहती है ऑब्वियसली, लेकिन ये होता है कि इसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आपकी अपनी स्किल बड़ी मैटर करती है। देखो कोड लेवल के अगर इश्यूज है ना, तो हम उसको इस तरह से जज कर सकते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन सपोज करके कंटेनराइज्ड है, तो आप उसको ये कह सकते हो कि
अपने डेवलपर को कह सकते हो कि भाई आपकी हमारी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे कंटेनर्स के ऊपर चल रही है, मैं आपको आपके सिस्टम के ऊपर डॉकर इंस्टॉल करके कंटेनर लगा के देता हूँ, आप अपनी एप्लीकेशन को इसके ऊपर डॉकर फाइल के थ्रू डिप्लॉय करो, व्हेन एवर योर डॉकर फाइल इज रेडी मैं उसी का से इमेज क्रिएट करके अपनी प्रोडक्शन में डाल दूंगा, वहां पर इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर वो मोनोलिथिक है तो मोनोलिथिक के ऊपर भी यही होता है कि आप ये चेक करते हो कि भाई जो मैं पैकेजेस यूज कर रहा हूँ उनके वर्जन सेम है, क्योंकि बहुत दफा वर्जन के मिसमैचिंग की वजह से भी प्रॉब्लम आता है कि डेवलपर जो है वो कोई और वर्जन यूज कर रहा है, आपके डिफरेंट एनवायरमेंट्स प्रोडक्शन पे या डिफरेंट एनवायरमेंट्स के ऊपर डिफरेंट पैकेजेस के डिफरेंट वर्जन चल रहे हैं, कुछ लाइब्रेरीज नहीं पड़ी हुई, तो ये सारी चीजें डेवलपर ने प्रोवाइड करनी होती है। हमारा काम भी होता है कि जो डेवलपर इंफॉर्मेशन दे उसके अकॉर्डिंगली आप अपने तमाम सिस्टम रेडी करें और उससे अपनी एप्लीकेशन को चलाएं। तो ब्लेम गेम तो ऑब्वियसली रहती है, डेवलपर्स बहुत ज्यादा एक बड़ा मुझे मुझे खुद अभी तक भी समटाइम कभी डेवलपर्स इशू दे देते हैं, आप लोगों को शायद किसी को फेस हुआ हो कि एप्लीकेशन साइड पे ना फ्रंट एंड एप्लीकेशन के ऊपर भी समटाइम कोर्स का एरर आता होता है, क्रॉस क्रॉस रीजन रिसोर्स शेयरिंग वाला होता है, कोर्स का एक एरर होता है। अब वो बहुत दफा ना वो डेवलपर्स जो है ना या क्लाइंट साइड से हमें डेवऑप्स वालों को टैग कर रहे होते हैं कि भाई ये एरर आ रहा है, सम टाइम हम उसके ऊपर अपनी कॉन्फ़िगरेशंस या चीज़ों को करते ज़रूर हैं, हमें अपनी चीज़ें चेक करनी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोड साइड पे भी फिक्स करने की ज़रूरत होती है, ताकि वहां से ये प्रॉपर तरीके से भी चीज़ें शेयर हो रही हों। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि हमारी साइड से भी कोई चीज़ ब्लॉकर ना बने, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर डेवलपर की भी असिस्टेंस चाहिए होती है। तो ये कुछ चीजें आती हैं, मैंने जिस तरह बताया कि ब्लेम गेम ओबियसली रहती जरूर है, लेकिन ये कि अगर आप कंटेनर्स पे चले गए हो, कंटेनराइजेशन के ऊपर हो, डॉकर को यूज कर रहे हो, क्यूबरनेटिस को यूज कर रहे हो, अगर डेवलपर ने अपना इमेज प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, आप उसी इमेज को उठा के प्रोडक्शन में डाल दोगे, आपका वही प्रॉपर तरीके से चलेंगी। लेकिन पैकेजेस वर्जन्स और हर चीज की डिपेंडेंसीज प्रॉपर तरीके से चेक करनी जरूरी होती है। ठीक है, अयाज ने तो थम्स अप कर दिया है। सनान आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया? अगर सर नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं है, सही है, जबरदस्त, awesome। बाकी किसी का क्वेश्चन है? हैंड जैसे अयाज ने शायद दोबारा हैंड रेस किया है, जी अयाज। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि कोई भी सिस्टम हम डिप्लॉय कर रहे हैं उसमें मेन चीज़ होती है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ऑप्टिमाइजेशन। तो इस चीज़ को सर हम कैसे इंश्योर करें? सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या नाम है, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, यानी कि जो हमारा रिसोर्सेज लगे हुए हैं सर्वर्स की, या किस चीज़ की जो बात जो कर? रिसोर्सेज हैं हमारे सर, अच्छा, जो रिसोर्स। रिसोर्सेज हैं सर्वर पे हमने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय की है, हम्म। उसमें फॉर एग्जांपल अभी जैसे रिसेंटली एक इशू आया था, हमने एक डीबी ऑन प्रेम पे जो है ना डिप्लॉय किया था, तो वो सारा दिन सही चल रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें वो शूट आउट कर रहा है और लॉग्स में देख रहे हैं, हम्म। लॉग्स में नॉर्मल उसकी परफॉर्मेंस आ रही है पर वो चोक कर जाता है। तो इस हाँ, टाइप के इश्यूज को सर हम कैसे टैकल करें? लॉग्स देखो, में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही और ये इश्यू आता है, ये डेटाबेस वाला जो आपने बताया, इसमें होता है ये आमतौर पे ना कि हमने क्या किया होता है, इसमें डेवॉप्स वाले का बड़ा एक रोल होता है, डेवॉप्स वाले को जो रिसोर्स होता है उसको बड़ा तरीके से चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, या जो भी क्लाउड को मैनेज कर रहा है या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहा है। इसमें एक बड़ा चैलेंज आता है कि डेटाबेसिस की जो एकदम से सीपीयू शूट करना या उसकी क्या ना प्रोसेसेस को शूट करने का जो एक बड़ा मेजर रीजन होता है ना, वो ये होता है कि समटाइम डेवॉप्स के रिसोर्स ने या सिस्टम एडमिन ने क्रॉन जॉब्स लगाई होती हैं और उनको पता ही नहीं होता, यानी कि उन्होंने लगाया हुआ कि रात के 12 या 1 बजे जाके जो है वो डेटाबेस का बैकअप लेके किसी भी परमानेंट स्टोरेज के ऊपर रखना है। अब वो क्रॉन तो लग गई, अब क्रॉन लगा दी, क्रॉन ने क्या किया, सीपीयू शूट किया, आपका सीपीयू 100% पे रहेगा फॉर 10 to 15 मिनट जितने में बैकअप हो रहा है, और उसके बाद जब वो बैकअप हो जाएगा तो वो वापस नॉर्मल आ जाएगा। अब वो आपके लॉग्स में ऑब्वियसली ये चीज लॉग्स में एप्लीकेशन के या डेटाबेस के लॉग्स में नहीं, बल्कि ये सिस्टम के लॉग्स के अंदर आएंगी ये चीजें, कि भाई आपके जो जो भी आपका रिसोर्स है, जो आपका सीपीयू के यानी कि अगर डेटाबेस आप यूज करें तो डेटाबेस के सीपीयू के रिसोर्सेज के अंदर ये लॉग्स में आएगा कि यार आपका सीपीयू यानी कि किस वजह से, किस क्यूरी की वजह से या किस जो है वो एक्शन की वजह से जो है वो आपका शूट किया था। तो उसको रिसॉल्व करने का यही तरीका है कि ऑब्वियसली आप डिस्कस करते हो कि भाई आपके लो वर्किंग आवर्स कौन से होते हैं, उसके अंदर आपको जो है वो डेटाबेस को जो है वो क्या नाम है का बैकअप लेना है, इफ यू आर यूजिंग अ सिंगल इंस्टेंस। बट इफ यू आर यूजिंग अ मल्टी इंस्टेंस, यानी कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी बेस के ऊपर आपके डेटाबेस जो है वो लगे हुए हैं, तो उसमें ये होता है कि आप हर उसको एक दफा में सारा बैकअप लेने की बजाय आप कॉन्टिन्यूस बैकअप ले रहे होते हो, यानी कि आप क्या नाम है रेप्लिकेशन ऑन करते हो।
एसिंक्रोनस एप्लीकेशन होती है। आप उससे उससे बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आपकी प्राइमरी इंस्टेंस पे कोई चीज राइट होती है तो वो थोड़ी विद इन अ सेकंड्स आपकी सेकेंडरी पे भी राइट हो जाती है। तो ये इस तरह का कोई रेप्लिकेशन इनेबल करनी होती है, तो उसके बाद ही आपका डेटा हर टाइम सिंक रहता है। उसमें आपको एक दफा में सारा जो है वो करने की, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैंने जो नोट किया वो इशू ये आता है कि यहाँ पर क्लाइंट का भी कसूर होता है। क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे में मुझे सोल्यूशन डिजाइन करके देना है। अब उतने पैसे में सोल्यूशन यही डिजाइन होता है कि भाई मैं एक इंस्टेंस लगाऊं। अब वो एक इंस्टेंस लगाऊंगा तो उसका बैकअप कैसे करना है? अगर मैंने उसको हर घंटे में बैकअप कर दिया ऑन, तो उस पर क्रॉन चलेगी और उससे आपका प्रॉब्लम होगा। यानी कि अगर आपने किसी उसका उसका डंप ले रहे हो या उसको, यानी कि अगर सस्ता सा सोल्यूशन लगाया हुआ है, एप्लीकेशन ऑन नहीं की हुई, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका जो है डेटाबेस चोक करेगा उन उन वर्किंग आवर्स के अंदर भी। फिर आप उससे डिसाइड करते हो यार मुझे लो वर्किंग आवर्स रात के बताओ, मैं उस टाइम एक बैकअप लूंगा और आपका वो जो है वो परमानेंटली पड़ा रहेगा। वेन एवर यू फेस एनी इशू हम उसको रिस्टोर करके चला लेंगे। बट इसमें मैंने आप लोग अगर एडब्ल्यूएस के अंदर पढ़ो तो एडब्ल्यूएस आरडीएस के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं आरपीओ वर्सेस आरटीओ, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्ट और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी इसमें आता है। उसमें हमें वो कोशिश करनी होती है कि हम जीरो मिनिमल से मिनिमल कर दें, उसकी वजह से फिर आपके जो है वो डेटाबेस जो है में इश्यूज का मतलब ये कि अगर एक इशू आता है तो आप उसको जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी रिस्टोर कर सकते हो, तो उससे आप अपना ये जो टाइम है ना ये डिक्रीज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें, बट ऑब्वियसली डेटाबेस भी एक बिग इशू है, बट इसमें क्लाइंट की साइड से भी कसूर है, लेकिन ज्यादातर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में ही कसूर होता है। ठीक है, ओके, सही है। और किसी का क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो, अदरवाइज फिर हम सेशन खत्म करेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन कभी भी होगा, ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ। हंसी में क्वेश्चन लेता हूँ आपका, तो बाकी जगहों पे भी अवेलेबल हूँ। लेकिन आप लोगों ने क्या नाम है, किसी भी तरह आप लोगों को जो भी कंसर्न हो कभी भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हो। हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें जो नहीं है मुझे वो बता दे, मैसेज करते, मैं उसको अपने एडब्ल्यूएस कम्युनिटी ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ। उसका नाम एडब्ल्यूएस है, हालांकि उसमें हम डेवऑप्स की चीज़ें भी मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि जब मैंने इसका नाम रखा था तो एडब्ल्यूएस ही रख दिया था। तो वो है। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो, और लिंक्डइन पे भी हम अवेलेबल। जी हसीब, आप क्वेश्चन कर लो। उस्मान भाई, अगर हम कंपैरिजन करें इंटरनेशनल मार्केट और पाकिस्तान मार्केट का, तो पाकिस्तान मार्केट मतलब पाकिस्तान जो आईटी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न अभी तक मुझे समझ नहीं आई। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें बिल्कुल भी 0% माइक्रो मैनेजमेंट है। मतलब 2.5 साल में उन्होंने मुझसे आज तक नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इस टाइम पे क्या कर रहे थे, तुम लेट क्यों है या तुम जल्दी क्यों चले गए। इवन कि मुझे लीव भी लेनी होती है तो मुझे आप पूछना नहीं पड़ता, उनसे जस्ट बताना पड़ता है कि आई एम ऑफ टुडे। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू हम पाकिस्तान मार्केट में बात करें तो लीव भी लेनी पड़ती, तो वो भी पहले पूछना पड़ता है कि सर आज क्या छुट्टी कर लूँ, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ऑफिस नहीं आ सकता। वो भी मिलते हैं पहले करनी पड़ती, फिर जाके लीव मिलती है। तो ऐसा क्या है, मतलब ऐसा बिहेवियर क्यों है? यार असल में होता ये है कि इंसान को इंसान समझने वाली चीज होती है कि बाहर जो है ना मुल्कों में जो है वो इंसान को इंसान समझा जाता है, तो इस वजह से ही वो लोग ज्यादा ग्रो भी कर रहे होते हैं। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हम लोग जितना काम करते हैं उतना वो नहीं कर रहे होते। अगर मैं अपना यही काम हम वहां जाके कर रहे हो तो समझ लो हम डबल जॉब कर रहे हैं। मैंने एक लास्ट ईयर में कैसे कब मैंने एक इंटरव्यू दिया था किसी यूएस मार्केट के अंदर क्लाइंट के साथ। तो उन्होंने जब मुझे बेनिफिट्स बताए थे ना, उसमें बेनिफिट को खास नहीं थे, हमारे बेनिफिट शायद उनसे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन उनके पैकेजेस अच्छे होते हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी चीज़ बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम 4 डेज काम करते हैं, 4 डेज मंडे टू थर्सडे काम करते हैं, फ्राइडे हमारा डेली हाफ यानी कि हर वीक में हाफ डे होता है। और उसमें हम क्या करते हैं कि जो हाफ डे होता है उसमें हम लोगों ने ये अपने एम्प्लॉयज को कहा होता है कि उन्होंने किसी ना किसी वॉलंटियर वर्क के ऊपर जाके काम करना है। वो जो हाफ डे है, किसी ना किसी चीज के लिए किसी वॉलंटियरली कहीं पे जो है वो अपनी सर्विसेज देनी है, चाहे वो रोड पे खड़े होके किसी को क्या नाम है हेल्प कर रहे हो, कोई पम्फलेट तकसीम कर रहे हो, या कोई क्या नाम है किसी भी एसओएस विलेज के लिए काम कर रहे हो, या किसी भी के लिए काम सोशल कर रहे वर्क, सोशल हो, हाँ वर्क। सोशल हाँ एक्टिविटीज कर रहे हो। तो उनका एक होता था कि वॉलंटियरली आपने एक जुम्मे को काम करना है, तो उनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। लेकिन हमारा एक जो बैड सीन है वो ये जरूर इसमें एक रीजन बनता है क्यों हमारी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस तरह करती हैं, बिकॉज वो जो कह सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है ना, उनको तो बेहतर क्या नाम है अपना रखना चाहिए, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर्स है ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी लिमिटेशन ये होती है कि उनको
क्लाइंट को जवाबदेह होते हैं। उनको क्लाइंट से अगर वो 8 घंटे का बिल चार्ज कर रहे हैं तो उनको अपने रिसोर्सेज को 8 घंटे के लिए अवेलेबल रखना ज़रूरी होता है। वो क्लाइंट साइड पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन सम टाइम ये भी मैंने नोटिस किया है कि क्लाइंट थोड़ा फ्लेक्सिबल ज़रूर होता है लेकिन कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती, वो गलत है। लेकिन यहाँ पर जो लिमिटेशन ज़्यादातर आती है पाकिस्तान की कंपनीज में, डेवऑप्स के अंदर फील्ड में भी और इसमें भी, वो ये कि ज़्यादातर जो कंपनीज है ना वो सर्विसेज दे रही हैं और सर्विसेज के लिए आप क्लाइंट पे डिपेंडेंट होते हो, आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते। तो वहां पर ये होता है कि आपको क्लाइंट, अगर आपने अपनी एनुअल लीव भी लेनी तो आपको पहले क्लाइंट को इन्फॉर्म करना पड़ना है, क्लाइंट से अप्रूवल आएगा तो आपको एनुअल लीव मिलेगी। जो आपकी सडन इंसिडेंट्स होते हैं, यानी आपकी तबीयत खराब हो गई है ये, तो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्वियसली माइक्रो मैनेजमेट करती हैं कि आपको जब मैनेजर से आप जो है वो क्या नाम है छुट्टी मांगते हो तो ऐसा लगता है जैसे आपने उसका गुर्दा मांग लिया। तो ऐसे ही लगता है ऑनेस्टली। तो लेकिन चीज़ ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये अपनी क्रिएट की हुई क्या नाम है इश्यूज हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली ये राइट है आपका। और यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि पाकिस्तान में कोई लेबर लॉ भी नहीं है। मेरा कज़न है स्वीडन में और वो क्या नाम है मुझे बताता है कि वहाँ पर जब भी कंपनीज के अप्रेजल्स का टाइम आता है ना, यानी कि इंक्रीमेंट्स लगते हैं, तो वहाँ की स्वीडन की कंपनीज अप्रेजल्स नहीं डिसाइड करती कि कितने परसेंट लगने हैं। वहाँ की लेबर जो जो एसोसिएशंस हैं वो डिसाइड करती हैं कि किस कंपनी ने कितना परसेंट एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट देना है। तो वहाँ पर कंपनीज डिपेंडेंट होती हैं उनके ऊपर, बिकॉज उनके लेबर लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक बेनिफिट आता है। तो मैंने बात ये स्टार्ट में ये की थी कि इंसान को इंसान समझने वाली बात है कि अगर जो कंपनी समझती हैं ऑब्वियसली वो ग्रो भी उस हिसाब से कर रही होती है। लेकिन हमारे केस में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो ये ऑब्वियसली ये एक डिपेंडेंसी है कि हम उन पे डिपेंडेंट है। हम अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे, हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे, हम उनके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जब हम उनके लिए बना रहे होते हैं तो ऑब्वियसली फिर हमें उनके हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ता है। हमें अपनी हाई क्या नाम है हाई अवेलेबिलिटी को शो करना पड़ता है कि हमारे रिसोर्सेज जो है ना वो हाईली अवेलेबल हैं और वो कुछ भी करेंगे, रात को बैठेंगे, दिन को बैठेंगे, वीकेंड्स को बैठेंगे, उनकी कोई लाइफ नहीं है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो आप वाकई शॉक्ड हो जाते हो कि यार वहाँ पर अगर आपने एक मैसेज भी कर दिया अपने मैनेजर को कि यार मैं आज नहीं आ सकता ऑफिस, तो वो कहेगा कोई मसला नहीं, रेस्ट करो तुम। बहुत सारी और भी बहुत से बेनिफिट्स आ जाते हैं। तो चीज़ ये कि एट द एंड इंसान को इंसान समझने वाली बात है। और लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनको ये इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट बना रही हैं, अपनी चीज़ें हैं। तो वो वहाँ पर ये चीज़ें उन उन वो डिपेंडेंट नहीं है क्लाइंट के ऊपर, तो उनको ये थोड़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट जरूर करनी चाहिए। तो ये है मेरा आंसर। किसी का क्वेश्चन है आप तो क्वेश्चन कर लो, अदरवाइज मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ। हम एक और सेशन भी कर लेंगे। आई विल ट्राई कि मैं कोई पब्लिक सेशन भी कर लूँ, यानी कि एक काफ़ी अर्सा हो गया कोई वेबिनार टाइप मैंने कुछ नहीं किया। ओपन सेशन करेंगे लिंक्डइन के ऊपर अनाउंस करके, जिसमें आप लोग सब भी आओ, बाकी भी आए, हम लोग मिलजुल के कुछ डिस्कशन करें। मैं कोशिश करूंगा एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने की जिसमें मैं अपने साथ कोई ना कोई एक सीनियर रिसोर्स भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले आया करूंगा, जिनसे मजीद भी एक्सपीरियंस मिलेगा। बिकॉज मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें लोगों से सीख रहा होता हूँ, तो मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। और कोशिश करूंगा इंटरनेशनल मार्केट से भी लेके आऊँ अपने स्टूडेंट्स या अपने फ्रेंड्स जो अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, ताकि आप उनसे भी क्वेश्चंस करो, अपॉर्चुनिटीज देखो, और हम उसको लेके एट द एंड हेल्पफुल हो सके आप सबके लिए। तो छोटा सा पॉडकास्ट वाला सीन कर लें। हाँ, आई विल छोटा सा। ट्राई। आई विल ट्राई। मैंने एक रिसोर्स है मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने उनसे एक बात की भी है। ही इज़ वेरी वेरी गुड इन AWS, ही इज़ वेरी वेरी मच गुड इन RDS, जो कि मुझे लगता है कि RDS मैनेज करना इज टू मच, क्योंकि डेटाबेस लेवल के ऊपर काम करना ना, डेटाबेस में इतनी चीज़ें कि प्रॉपर सोल्यूशन देना। ही इज़ वेरी गुड इन बिलिंग्स, जो कॉस्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरा कोशिश है मैं उनके साथ एक सेशन प्लान कर रहा हूँ। अगर वो हो जाता है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए उसमें आप लोग सबको ही बुलाऊं। पॉडकास्ट में तो ये होता है कि 1 to 1 होता है, लेकिन उसमें मैं इस तरह से करूंगा कि सारी जो ऑडियंस होगी वो साइलेंटली बैठी रहेगी, क्वेश्चन मैं करता रहूंगा, लेकिन एंड पे मैं को 5-10 मिनट बाकियों को भी दे दूंगा ताकि बाकी ऐसे भी ही है। क्वेश्चन कर सकें। ऐसे ही है। तो इस तरह से कुछ हम कर बिल्कुल। लेंगे। तो हाँ। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करो, अदरवाइज सेशन खत्म करते हैं। हमारा ये लास्ट सेशन है। जो रिकॉर्डिंग्स जो चीज़ें रहती हैं इंशाल्लाह एज प्रॉमिस मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, और आप लोग इंशाल्लाह उसको कवर करना। लेकिन रिकॉर्डिंग्स देखा भी करो, इंशाल्लाह। मैं बहुत टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, तो वो देखा करो। इंशाल्लाह। जी हसन, आपने हैंड रेस किया है। जी सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन सर। वो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से जर्मनी या बाहर अगर आपको चांस मिलता है तो। सर मेरा प्लान था बाहर जाने का, तकरीबन 6 से 8 महीने में मेरा प्लान है। ये मे भी मैक्सिमम मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक मैं मूव कर जाऊँ, जर्मनी का मेरा प्लान है।
तो उस हिसाब से भी सर फिर तो परमानेंट जॉब करना या कॉन्ट्रैक्ट करना फिर वो भी मुश्किल होगा ना, हाँ, वो अगर करना नहीं 6-8 चाहिए। महीने। नहीं करना चाहिए। आप जी लर्न करो, आप वो चीजें लर्न कर लो जो जर्मन, आप जाके करो, लिंक्डइन पे जाओ, जर्मन का फिल्टर लगाओ जॉब्स के अंदर, और डेवऑप्स का फिल्टर लगा लो, उसके अंदर आपको जर्मन की सारी जॉब्स मिलेंगी। आप उनकी जीडीज पढ़ के चीजें सॉर्ट आउट करो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में ना जाना, ये ना हो कि आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। उधर से क्लाउड पकड़ो कि यार कॉमन, मैं बताता हूँ, वैसे मुझे लगता है कि आजकल पता नहीं, ज्यादा एडब्ल्यूएस की तरफ लोग जाने की वजह से ना, लोग कंपनीज ना एज्योर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो एज्योर के ऊपर भी काम करना शुरू कर दो, क्योंकि एज्योर बहुत ज्यादा इस टाइम ऑस्ट्रेलियन मार्केट में तो बहुत ज्यादा एज्योर यूज हो रहा है, क्लाउड। लेकिन ये कि वहां पर देखोगे ज्यादा क्लाउड कौन सा यूज हो रहा है। क्या नाम है, जीडीज को पढ़ो, उधर से टूल्स को गेट करो, और ऑब्वियसली वो लेके चलो, तो इंशाल्लाह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और जाने से पहले जब आपको लगेगा यार मेरा वीजा सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से बैठ के इंटरव्यूज देने लग जाओ, यहाँ से इंटरव्यूज बैठ के देने लग जाओ। नहीं होगा खैर ना हो, आपको कम से कम एक एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा ना कि वो पूछते क्या है, चीजें क्या होती हैं। जब आप वहां पहुंचोगे तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर हो जाएंगी। जी हसीब। जी सर समझ गए। सर रिमोट जॉब कैसे मतलब हम ले सकते हैं एज पाकिस्तान में बैठे हुए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म? मेरे ख्याल में ट्यूरिंग है, ट्यूरिंग के अलावा भी और है आपकी नज़र में? ट्यूरिंग भी है, रिमोट जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा ना हमारी मार्केट थोड़ी गंदी हो गई है। आई एम नॉट श्योर कि किस किस ज्यादा क्या क्या रीजंस बनी है, लेकिन ये कि रिमोट जॉब्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जरूर है, लेकिन ट्यूरिंग मैंने बताया जिस तरह आपने बताया, उसके अलावा एक एक और थी, मुझे नाम भूल गया है। रिमोट जॉब्स काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि आप डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू 100% रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन को यूज करो, उसमें 100% रिमोट जॉब्स का फीचर जो है वो करो इनेबल, तो आपको वहां से भी जो है ना काफी हेल्प मिलेगी। वो ऑर्गेनाइजेशंस भी मिल जाएंगी जो आपको 100% रिमोट जॉब, जिनमें आपको ये रिमोट, ये जो किसी कंपनी को डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो, 100% जॉब्स वाली में मिल जाती है। लिंक्डइन को यूज करो। जी हसान, आपका क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ क्वेश्चन अच्छा है। आपको ये मैंने बताया ना कि देखो, आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस आप खुद समझते हो। हसान का क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से देखा जाए, तो क्या इनिशियली क्या क्या नाम है वो होनी चाहिए, सैलरी ब्रैकेट होनी चाहिए या रेंज होनी चाहिए। तो मैंने बताया ना कि आप अपनी सिचुएशन को देखते हो, अगर आपको लगता है कि यार आप थोड़े में अभी इनिशियली गुजारा कर सकते हो और आप एक्सपीरियंस ज्यादा गेन करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कंप्रोमाइज कर लो थोड़ा सा इस चीज पे कि भाई एक्सपीरियंस गेन कर लो। लेकिन अगेन कि आपको डिपेंडेंट नहीं रहना कंपनी के ऊपर, कंपनी को आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। आप वहां से गेन करो, एक्सपीरियंस गेन करो, एंड देन जिस तरह आपने बताया कि आपने बाहर जाना है, तो आप वहां से किसी भी मीडियम लेवल पैकेज के ऊपर भी जाके। लेकिन एक बात है कि मुझे लगता है कि यार 1 लाख से नीचे अब इस टाइम डेवऑप्स वाले की बर्थ है नहीं, कि 1 लाख तो बहुत मिनिमल अमाउंट है। ये तो मैं बड़ी कम बता रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे नीचे तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन कि अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर है और आप सर्वाइव कर सकते हो, तो आप 50,000 पे भी जाओ और जाके काम सीखो, और अपने प्लान्स को रखो कि भाई मैंने 6 महीने बाद इस जगह पे पहुंचना है, साल बाद मैंने इधर पहुंचना है। उस टारगेट्स को अचीव करो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। और जैसे ही आपको लगे कि यार आप अब चीजें सीख चुके हो और आपके लिए अगली अपॉर्चुनिटी रेडी है, स्विच कर जाओ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है क्वेश्चंस आते रहेंगे आप लोगों के, काफी सारे हैं। मुझे वैसे भी आप लोग अप्रोच कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी और लिंक्डइन पे भी। तो थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड सेशन, जो आप लोगों ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया, क्वेश्चंस किए, ऑब्वियसली बोरिंग नहीं किया सेशन। लेकिन आप लोग के जो फीडबैक्स थे वो मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं ही चाहूंगा कि आप लोग मुझे 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, अगर आप फीडबैक शेयर करोगे तो वो ये होगा कि मुझे अपने दूसरे स्टूडेंट्स को बताने के लिए, क्योंकि आप लोग जब आए थे आप लोग की भी बड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन ये होता है कि बाकी स्टूडेंट्स को बताने के लिए बड़ा इजी हो जाता है कि यार कि कुछ मैं टाइम लगा रहा हूँ तो कुछ इसका रिटर्न भी करता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों ने वो फीडबैक्स मुझे, अगर मैं मांगूँ जिससे, तो मुझे दोबारा शेयर करना, और मैं उसको फिर पब्लिक भी करूंगा, अपनी वेबसाइट पे भी लगाऊंगा और ऑब्वियसली लिंक्डइन पे भी लगाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।